Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अगर वेटेज वाइज देखता हूं तो गेट का एक सबसे हाईएस्ट वेटेज का एक पोर्शन पढ़ने जा रहा हूं एंड दैट्स नथिंग बट द इंटीग्रेशन। एंड ये आज का जो वीडियो होगा बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। अगर मैं लेसन प्लान देखता हूं इसमें मैं करने क्या जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं लाइक इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin x प्लस c, जितने भी पूरे के पूरे क्या है लिस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन है, या फिर मैं बोल सकता हूं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बेसिकली यू रीच बैक टू द सेम फंक्शन, सो दैट इज व्हाई द इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनका क्या देखूंगा, एंटी डेरिवेटिव देखूंगा। तो ये सबसे पहले क्या होगा, आपका लेसन प्लान का फर्स्ट पार्ट होगा। मेरे हिसाब से जो भी मैं यहाँ आपके पूरे के पूरे बोर्ड में डिस्प्ले करने जा रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर द इंटीग्रेशन, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। दूसरा पार्ट अगर आप देखने जा रहे हैं, इसमें देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप आगे जाके देखेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन है इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, या तो होगा वो क्या देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर क्या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इवन द डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन द टू पार्ट, इन द इम्प्रॉपर फॉर्म एंड इट्स इन प्रॉपर फॉर्म। सिमिलरली सीक्वेंस में आप थर्ड पॉइंट में पहुंचेंगे, यहां मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लूंगा। गेट में जितने प्रॉब्लम आए हैं वो इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग आपका इंटरेस्ट जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि वो सीधे सीधे कुछ स्ट्रेट से प्रॉब्लम आए हैं। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम लूं कि ग्राफिकली आपको एक कंसेप्ट बिल्ड हो कि हाँ सर इंटीग्रेशन इस लेवल तक जाता है। सो वी आर गोइंग टू टेक फ्यू नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी सीक्वेंस में मैं आगे आऊंगा। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल, कि डेफिनेट इंटीग्रल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। यहां से भी वंस इन अ व्हाइल प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, सो डेफिनेटली वी हैव टू थरो अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल। एंड वंस दिस इज ओवर we'll move it to the next type of integration which is called as a special case of the integration, and we'll be studying about the beta and gamma integration. And once this all parts are done, we'll straight away move it to the gate previous year problems. Is that part clear? तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहला जो पार्ट मैं कवर करने जा रहा हूँ वो होगा इंपॉर्टेंट एंटी डेरिवेटिव्स। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये सब के सब लिस्ट डाउन है। तो अब ये डिस्प्ले होने जा रहा है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज करेंगे। जो डिस्प्ले होने जा रहा है आप इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टे करेंगे, रोकेंगे और पूरे के पूरे इंडिविजुअल जो फार्मूलाज हैं उसको कॉपी में लिस्ट डाउन करेंगे। तो यहाँ से एक बेनिफिट यह है कि लेफ्ट का जो कॉलम है वो क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और राइट का जो कॉलम है वो फंक्शन का क्या है, एंटी डेरिवेटिव है या फिर क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इससे आपको डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस का नोन हो गया और इंटीग्रेशन भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस का नोन हो गया। तो मैं आप डिस्प्ले होने जा रहा है यहाँ पर बोर्ड में, आप होल्ड करके थोड़ी देर के लिए अच्छे से इसको क्या करेंगे, स्टे करेंगे और पूरे के पूरे इसको कॉपी में रिकॉल करेंगे। ये देखेंगे, ये होगा आपका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। So you should have the clear-cut remembrance of each and individual functions and its derivative as well as anti-derivative. तो इस फॉर्मूला को देखने से एक फायदा ये है कि आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भी नोन हो गया और उनका इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर क्या बोला जा सकता है आपको एंटी डेरिवेटिव भी नोन हो गया। तो ये सबको बाय हार्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा स्टे करके देखेंगे, इट मस्ट बी बाय हार्टेड टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, स्टे करके देखेंगे। सो आई एम अज्यूमिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी नो और वी आर रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी फंक्शंस इंटीग्रेशन एज वेल एज डेरिवेटिव विच हैज बीन डिस्प्लेड ओवर द व्हाइट बोर्ड। इज दैट पार्ट क्लियर? थोड़ा सा अच्छे से स्टे करके कॉपी में जरूर लिख लेंगे और इससे बाहर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक, नाउ तो स्ट्रेट अवे नाउ वी आर गोइंग टू कवर, अगर बाय द वे मैं क्या किया था, लेसन प्लान लिया था, उसके सेकंड पार्ट में मैं आता हूं। सेकंड पार्ट जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं किसको कवर करने जा रहा हूं, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को कवर करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन के टाइप को। अब थोड़ा सा पेशेंटली इसको अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे। यार इंटीग्रेशन को मैं दो पार्ट में बाइफिकेट कर रहा हूं, एक जो होगा वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल और एक दूसरा होगा वो होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इनडेफिनेट इंटीग्रल के,
डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा होगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, तो यार इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब आप फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू इंटीग्रेट और यू आर जस्ट गोइंग टू टेक अ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विदाउट एनी लिमिट। तो इससे होने क्या जा रहा है, ध्यान देना, आप fx का इंटीग्रेशन तो निकाल लेंगे लेकिन आप इसका एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए बाय द वे अगर मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx निकालता हूं तो ये वैल्यू प्रिसाइज एक फंक्शन नहीं आती, आपके पास क्या आती है, sin x प्लस c आती है। c इसलिए आती है बिकॉज एग्जैक्टली यू डू नॉट नो द लिमिट फ्रॉम वेयर टू वेयर इट गॉट इंटीग्रेटेड। तो आज के बाद से ध्यान देना, कभी भी अगर आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है दैट मीन्स यू विल नॉट हैव एनी लिमिट। तो क्या होगा, आपके पास लिमिट नहीं होगा, लिमिट नहीं होगा। साथ में आपके पास जो अगर आप इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट भी होगा, बिकॉज इफ द लिमिट इज नॉट नोन यू डू नॉट नो हाउ मच एग्जैक्ट एरिया यू हैव कवर्ड, दैट इज व्हाई द सी हैज बीन एक्सक्लूसिवली टेकन आउट। ठीक है, सी को आप क्या करते हैं, अलग से बाहर निकालते हैं। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करूं तो इवन डेफिनेट इंटीग्रल का जो बेसिक फॉर्मेट होगा, नाउ यू विल हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, नाउ यू विल हैव इट्स लिमिट। सो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि आप किसी एक सर्टेन पोर्शन का एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो सर्टेन पोर्शन को डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको x का लोअर लिमिट और x का अपर लिमिट की जरूरत होगी। अगर वो डिफाइन नहीं है तो a और x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b कुड बी एनीथिंग एंड दे विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट एरियाज। इज इट पार्ट क्लियर? तो इनडेफिनेट में यू विल नॉट हैव लिमिट्स, इनडेफिनेट यू विल हैव द लिमिट्स। इवन द डेफिनेट कैन बी बाइफर्केटेड इन द टू पार्ट्स। एक होगा प्रॉपर फॉर्म, क्या होगा, प्रॉपर फॉर्म। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहां से गेट में प्रॉब्लम आ रहा है। और एक दूसरा होगा इम्प्रॉपर फॉर्म। इम्प्रॉपर फॉर्म, इम्प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म का मतलब ये है, अगर बाय द वे आपके पास प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर कुछ क्या है, एफ एक्स डी एक्स है फ्रॉम ए टू बी, जहां ना तो ए प्लस माइनस इंफिनिटी है ना ही b प्लस माइनस इंफिनिटी है। मैं रिपीट करूंगा, वो फंक्शन जो इंटीग्रेट हो रहा है a से b के बीच में, जहां a और b जो है वो क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो फंक्शन f ऑफ x है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, फंक्शन f ऑफ x जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है विद इन द रेंज ऑफ a, b। क्या है, फंक्शन क्लोज इंटरवल, विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ a, b। तो इसका मतलब कायदे से एक प्रॉपर मोस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन कैसा होगा, जहां आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका लोअर अपर लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू हो, और वो जो फाइनाइट वैल्यूज अपर और लोअर लिमिट हैं उसके बीच में इंक्लूडिंग दोस पॉइंट्स आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यार एक्चुअली में क्या है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये तो पता हो कि x की प्रिसाइज वैल्यू क्या है, जिस बीच में एरिया निकालना है। देखो प्लस इंफिनिटी कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, यू कैन नॉट से द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्लस इंफिनिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, माइनस इंफिनिटी कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। और अगर बाय द वे फंक्शन अगर क्या है, फाइनाइट है भी, या फिर क्या है, इसके लिमिट्स फाइनाइट है भी, तो फंक्शन अगर उस रेंज के बीच में अगर कंटिन्यूअस नहीं है, बाय द वे अगर कहीं क्या है सडन चेंज है, तो आप एग्जैक्ट एरिया तो अभी भी निकालने में असमर्थ हो जाएंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? बट एनीवेज कि अगर एक स्मूथ सा फंक्शन हो और इसके जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो, फाइनाइट वैल्यूज हो, तो वो प्रॉब्लम कहां फॉल करेंगे, प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंदर फॉल करेंगे। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा तो थिंग्स विल बी इवन क्लियर। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ध्यान देना, f ऑफ x dx, बाय द वे ये स्टार्ट हो सकता था माइनस इंफिनिटी से कहां तक, b तक, माइनस इंफिनिटी से b जहां क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। ये प्रॉब्लम हो सकता था कहां से कहां, लेट्स टेक a से लेके प्लस इंफिनिटी तक, जहां क्या है आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू है। सिमिलरली ये हो सकता था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, जहां लोअर और अपर लिमिट दोनों क्या है, इंफिनिटीज है, माइनस इंफिनिटी टिल प्लस इंफिनिटी। या फिर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में आपने दो फाइनाइट वैल्यूज ली हैं a और b, एफ एक्स डी एक्स, लेकिन जो आपका फंक्शन f ऑफ x जो है
विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ a कॉमा b पे क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, देयर इज अ सर्टेन डिसकंटिन्यूटी पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ a कॉमा b, तब b ये जो प्रॉब्लम है वो कहां फॉल करेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंदर फॉल करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? यू शुड नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मैंने पहले पढ़ाया है, तो कभी भी किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिमिट नहीं प्रॉब्लम आएगा, इंडेफिनिट के अंदर लिमिट है प्रॉब्लम आएगा डेफिनेट के अंदर। अगर ये प्रॉपर आप एरिया निकाल पा रहे हो, तो प्रॉपर का मतलब क्या है, आपके लिमिट्स प्रॉपर होने चाहिए, इट शुड नॉट बी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली आपका फंक्शन जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए थ्रू आउट द रेंज ऑफ a कॉमा b, तब ये प्रॉब्लम होगा प्रॉपर का। इम्प्रॉपर का मतलब भाई कुछ तो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब शायद आप लिमिट ही आप नहीं पहुंच पा रहे हो एग्जैक्ट वैल्यूज पे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या फिर अगर ये क्या है आपके पास जो लिमिट्स हैं वो अगर फाइनाइट वैल्यूज हैं, उस बीच में फंक्शन के साथ कुछ उटपटांग हुआ है और इट इज सॉर्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस विद इन दैट रेंज। कैसे सॉल्व करना है ये जरूर देखेंगे, बट ये क्लियर होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आप किसका होगा, किसका, डेफिनेट और इनडेफिनेट का होगा। ध्यान देना, ये होगा इनडेफिनेट, ये होगा डेफिनेट। ये इनडेफिनेट इसलिए होगा क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट एरिया आएगा विल नॉट बी द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये क्या नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। यहां से एरिया जो होगा एग्जैक्ट वैल्यू होगा, बट यहां से भी आपका इंटीग्रेशन दो फॉर्म में क्या कर सकता है, फॉल कर सकता है, या तो प्रॉपर फॉर्म में या फिर क्या, इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहां फॉल कर रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये आंसर जो आएगा वो अब हम देखने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, तो यहाँ तो लोअर अपर लिमिट डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो होगा किसका होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल का होगा, ठीक है। बाय द वे एक स्टेप और आगे ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, ये क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का। डेफिनेट के अंदर कौन सा ये प्रॉब्लम आएगा, प्रॉपर का। किस खुशी में, प्रॉपर डेफिनेट। क्यों भैया, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, फाइनाइट वैल्यूज ऑफ लिमिट्स है, और मोर ओवर उस रेंज में sin x, उस रेंज तो छोड़ दे, sin x हमेशा क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। बाय द वे एक स्टेप और आगे जाता हूं मैं, बाय द वे मैंने लिख लिया 0 to infinity e to the power minus x dx। ये प्रॉब्लम किसका है भाई, यहां ध्यान देना, आपका फंक्शन e to the power minus x थ्रू आउट द रेंज ऑफ x तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसकी एक लिमिट कहीं भी कहां, इंफिनिटी पहुंच गई। इसका मतलब एग्जैक्टली यू डू नॉट नो द अपर लिमिट ऑफ इट, बिकॉज द इंफिनिटी दे देमसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, अपने खुद में डिफाइंड नहीं है। तो प्रॉब्लम जो होगा वो किसका होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का होगा, हाँ, लेकिन डेफिनेटली विल फॉल अंडर द डेफिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर बाय द वे इसी फॉर्म में मैं कुछ लिस्ट डाउन करता हूं तो आप लोगों को सभी क्लैरिटी होनी चाहिए ना, ध्यान देना कि कब प्रॉब्लम डेफिनेट का होगा और कब प्रॉब्लम इनडेफिनेट का होगा। ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखना, नहीं तो आगे में जाके बेकार में मिस्टेक करोगे। चलिए सिमिलरली अगर मैं इसी स्टेप में एक प्रॉब्लम और ले लेता हूं, बाय द वे मैंने प्रॉब्लम ले लिया है, लेट्स टेक 1/x स्क्वेयर dx, कहाँ से कहाँ तक भाई मेरे, -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक। अब बाय द वे आप 1/x स्क्वेयर को अगर आप ड्रॉ करोगे, मैंने पहले ड्रॉ करा हुआ है, 1/x स्क्वेयर को अगर ड्रॉ करोगे तो कर्व यूज टू बी सॉर्ट ऑफ दिस। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये कुछ ऐसा। और आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेना है, x इक्वल्स टू -1 से x इक्वल्स टू +1 के बीच में। भाई जो भी हो कैलकुलेशन तो अपन थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन भले आपके जो लिमिट्स हैं वो फाइनाइट हैं, लेकिन इस विद इन दैट लिमिट आपका जो फंक्शन है वो क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी फॉर्म किया है। तो ये प्रॉब्लम फिर से कहाँ का होगा, इम्प्रॉपर, और किसके अंदर का होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले सकता हूँ मैं, एग्जाम्पल कुड बी लाइक, अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ 1, उल्टा ले लो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1, ठीक है। बाय द वे मैंने इंटीग्रेशन किया है इसका कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो यार एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा समझदारी की बात करेंगे इसमें, ये √x - 1 का जो कर्व है, अगर x की वैल्यू 1 से अगर थोड़ी छोटी हुई तो एक कायदे से पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी फंक्शन बन जाएगा, और डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गया, इसका मतलब फंक्शन अपने खुद में क्या नहीं होगा, आइडेंटिफाइड नहीं होगा। तो अगर आप इसको टेंटेटिवली अगर ड्रॉ करोगे, किसको, फंक्शन को, तो ये क्या होगा, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ, कहाँ पर, 1 पे। ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा ध्यान देना, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 पे कहाँ जाने की कोशिश करेगा, 1/0, कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और जैसे ही x इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, 0। सबको मारो गोली मेरे भाई। कहानी ऐसी है कि अगर आप इस कर्व को अगर डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, ये क्या है, अगर x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो ये 1 को तो छोड़ो गोली, 1 प्लस पे अगर देखते हैं तो 1/√x - 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ी जस्ट बड़ी वैल्यू, लेट्स टेक 1.0000001। अगर 1 से घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगी,
एकदम छोटी सी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगी, 0 प्लस होगी, और 0 प्लस या 1/0 प्लस जो होगी वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। ये वैल्यू जाएगी कहाँ, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये कहाँ की तरफ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। चलो वो सब ठीक है, लेकिन पंगा ये है एट x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? फंक्शन के कंटिन्यूटी को फॉलो करने के लिए फंक्शन का वर्थ जस्ट पहले, जस्ट बाद एंड एग्जैक्टली एट टेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ये है भाई कि फंक्शंस का वर्थ जस्ट पहले बोले तो क्या, मस्ट बी इक्वल्स टू ओवर द पॉइंट एंड जस्ट आफ्टर द पॉइंट, ये होना चाहिए भाई। लेकिन f1 माइनस पे तो फंक्शन आइडेंटिफाइड ही नहीं है। क्यों? अगर 1 माइनस रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस, और कायदे से 0 माइनस विल रिफर और इट विल रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कायदे से फंक्शन x इक्वल्स टू 1 माइनस पे तो आइडेंटिफाइड है ही नहीं, तो x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर 1 और 2 के बीच में कहीं भी फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ भाई, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो होगा वो किसका होगा, इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल का। तो थोड़ा संभल के कि कौन सा प्रॉब्लम डेफिनेट का है, कौन सा प्रॉब्लम इनडेफिनेट का है, ये एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैंने ले लिया 1 डिवाइडेड बाई ऑफ रूट एक्स, यार क्या है, आदमी इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट करते जाता है कुछ दिमाग लगाए बिना। कहाँ, 0 से लेके मे बी 2 तक। ध्यान देंगे 0 के जस्ट बाद ये फंक्शन क्या होगा, वैलिड फंक्शन होगा। अगर मैं 0 की जगह में 0 माइनस ले लिया तो कायदे से ये पता चलेगा कि रूट ओवर अ नेगेटिव वैल्यू विल रिप्रेजेंट एक क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन है 1/√x, थोड़ा ध्यान देके चलेंगे, 1/√x एट 0 पे क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर आपको 0 से 2 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 2 आपको फंक्शन अगर कहीं भी क्या मिलता है, डिसकंटिन्यूस मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है ये जरूर देखूंगा मैं, ठीक है, ये सॉल्व कैसे करना है ये जरूर देखूंगा मैं। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली आपके पास प्रॉब्लम हो सकता था x² dx 1 से 2, भाई x² कंटिन्यूस है और साथ में आपके लिमिट भी क्या है, फाइनाइट है, ये क्या होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल होंगे। ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो कब आपका प्रॉब्लम डेफिनेट का होगा और कब प्रॉब्लम आपका इनडेफिनेट का होगा? डेफिनेट का मतलब सब चीज डेफिनेट हो, इंक्लूडिंग द लिमिट्स एंड इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। इनडेफिनेट का मतलब कुछ तो इनडेफिनेट हो, इंक्लूडिंग लिमिट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। इसमें से अगर कुछ भी अगर इम्प्रॉपर हुआ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा तो डेफिनेट, लेकिन किसके अंदर फॉल करेगा, इम्प्रॉपर। इनडेफिनेट, प्रॉपर डेफिनेट, इम्प्रॉपर डेफिनेट, ठीक है, और ये क्या होगा, इम्प्रॉपर डेफिनेट। सिमिलरली इम्प्रॉपर डेफिनेट इज गोना बी इम्प्रॉपर डेफिनेट, इम्प्रॉपर डेफिनेट। सिमिलरली इज गोना बी इम्प्रॉपर, प्रॉपर डेफिनेट, इज गोना बी प्रॉपर डेफिनेट। आप चाहें तो एक प्रॉब्लम और ले सकते हैं। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा 1/√x dx ओवर द 3 to 4 इंक्लूडिंग 3 and 4 कंटिन्यूस भी है और आपकी इसके लिमिट फाइनाइट भी है। तो ये क्या होगा, ध्यान देना, है तो क्या है ये, ध्यान देना। अब ये होगा प्रॉपर और साथ में डेफिनेट। तो कोई याद करके मत पहुंच जाना भाई कि 1/√x जो है वो क्या है सर, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। नहीं भाई, इस रेंज में आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है इंक्लूडिंग इट्स लोअर एंड अपर लिमिट। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया अबाउट कि प्रॉब्लम कब क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का होगा, कब इनडेफिनेट इंटीग्रल का। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब लिमिट्स नहीं होंगे। डेफिनेट में अगर स्ट्रक्चर क्या है आपके पास प्रॉपर है इंक्लूडिंग इट्स लिमिट एंड फंक्शन, तो ये क्या होने जा रहा है, प्रॉपर डेफिनेट का होने जा रहा है, अदरवाइज क्या होने जा रहा है, इम्प्रॉपर डेफिनेट का। ये अपन देखेंगे कि अपन इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। कुछ प्रॉब्लम तो मैं आगे जाके लूंगा इसके, ठीक है। चलिए, अगर इसी सीक्वेंस में सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है। देखो, तो अगर मैं ये लिखता हूं इंटीग्रेशन, और अब मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशंस की। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूजुअली जो आप स्ट्रक्चर यूज करते हो वो क्या यूज करते हो, इंटीग्रेशन f of x ओवर dx, ठीक है, और आपने एक लिमिट लिया है x इज इक्वल्स टू ऑफ a टू कहां से कहां b तक। तो इसका बेसिक फीलिंग क्या है ये आप एक ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये जो साइन है वो क्या है, इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल साइन है।
और ये क्या है आपका लोअर लिमिट है, और ये क्या है अपर लिमिट है, अपर लिमिट है। यार लिमिट इसलिए बोल रहा हूं कि कायदे से आपके इंटीग्रेशन से जो आप एरिया निकालोगे उसका लोअर पोर्शन लिमिट करेगा या जाने की कोशिश करेगा x इक्वल्स टू a पे, और अपर वैल्यू जाने की कोशिश करेगा b पे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं जाएगा। अदरवाइज आई शुड नॉट हैव कॉल्ड दिस एज लिमिट, आई शुड हैव कॉल्ड इट लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू। लिमिट मैंने पहले भी पढ़ाया है, ये ट्राई करता है जाने का बट एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंचता, बट वी विल सी दैट पार्ट। और ये क्या है आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन है, ये देखो। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं ग्राफिकली, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट माय वाई एक्सिस। आपने क्या किया, रैंडमली एक कर्व ड्रॉ किया है कुछ ऐसा। ये बाय द वे मैंने लिया है ये आपका x इक्वल्स टू a है और x इक्वल्स टू b है। तो कायदे से आपने ये जो फंक्शन f ऑफ x को इंटीग्रेट किया है ओवर द लिमिट ऑफ x इक्वल्स टू a से b, इसका बेसिक फीलिंग क्या हुआ, इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ध्यान देना कौन सा एरिया, कौन सा एरिया, x इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b के बीच का कौन सा एरिया, x इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट, x इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, फंक्शन खुद में, और साथ में कौन सा x एक्सिस, x एक्सिस को मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान देना आज के बाद से कभी भी अगर आपको एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये क्लियर होना चाहिए कौन से एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, विच इज बाउंडेड बाय द एरिया विच इज बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, fx एंड y इज इक्वल्स टू 0 साइंड फैशन, और साथ में लिख सकता हूं साइंड एरिया। तो आप जो एरिया निकालते हो कहां के बीच में निकालते हो, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, फंक्शन खुद में, और क्या y इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस विच इज नथिंग बट x एक्सिस। तो आप किसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली यू आर जस्ट वांटेड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस स्ट्रक्चर। तो आप क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ x एक्सिस एंड fx के बीच का क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मैंने केवल इसको एरिया नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, इसको साइंड एरिया बोला है। साइंड एरिया बोलने के पीछे रीजन भी है, क्यों, ये बेसिकली एरिया तो एज सच कोई निगेटिव नहीं होना चाहिए भाई। अगर मैं एक पेपर का सीट पकड़ लेता हूं तो इसका एरिया नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन ध्यान देना एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव की तरीका भी कैलकुलेट करता है। यहां ध्यान देना, अगर आपका लोअर लिमिट कहां पीछे बैठा है और अपर लिमिट कहां आगे बैठा है, मैं क्लियर बताता हूं आपको। लोअर लिमिट पीछे बैठा है और अपर लिमिट कहां बैठा है, आगे बैठा है। तो जितने भी क्या होंगे, ऊपर के लोब होंगे। ऊपर के लोब का मतलब जितने भी स्ट्रक्चर जो बनेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर बनेंगे वो सब के सब पॉजिटिव एरियाज काउंट होंगे, और जितने भी लोब नीचे की तरफ बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, निगेटिव एरियाज काउंट होंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लिया, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा का पूरा एरिया, आप एक्स कहां रखा हुआ है, लोअर साइड में रखा हुआ है, और बी कहां रखा हुआ है, हायर साइड में रखा हुआ है। तो ये जो एरिया, बाय द वे एरिया का वर्थ मैंने मान लिया है A1, मैंने मॉड इसलिए लिया है कि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन इसके साथ आप प्लस अटैच करेंगे, माइनस अटैच करेंगे, मैं प्लस अटैच करूंगा। क्यों, क्योंकि आपका जो लोअर लिमिट है वो कहां रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, और हायर लिमिट कहां रखा हुआ है, राइट साइड में। सिमिलरली आप इसको मॉड ले लें, इसका एरिया बाय द वे क्या है, इस रीजन का एरिया क्या है, A2 है। मॉड इसलिए ले लिया है कि एरिया को आप अच्छे से आइडेंटिफाई करें, लेकिन आप इसके साथ क्या करेंगे, साइन अटैच करेंगे। साइन तब अटैच करेंगे जब आपका लोब कहां की तरफ बना है, नीचे की तरफ बना है, वो भी तब क्लियर रखेंगे जब आप कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं, जब आपका लोअर लिमिट लेफ्ट साइड में रखा है और हायर लिमिट कहां रखा हुआ है, राइट साइड में रखा हुआ है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ी देर में ले लेता हूं। चलो, अगर बाय द वे यही क्या होता अगर उल्टा होता, उल्टा होना का मतलब क्या है, अगर आपका लोअर लिमिट कहां रखा हुआ है, राइट साइड में रखा हुआ है, और अपर लिमिट कहां रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो जितने भी एरियाज फॉर्म हुए हैं कहां, ऊपर की तरफ, वो सब के सब किसकी तरह ट्रीट होंगे, निगेटिव की तरह ट्रीट होंगे, और जितने भी एरिया कहां बने हैं नीचे की तरफ, वो सब के सब कहां होंगे, पॉजिटिव की तरह ट्रीट होंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यार इसको थोड़ी देर में मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, बट एक चीज तो क्लियर रखना कि आपका जो फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब ये होता है कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं कहां, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b, fx, और साथ में क्या, y इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस। हाँ, लेकिन अगर एरिया का मतलब तो इसको जोड़ देना था, एरिया मस्ट हैव बीन पॉजिटिव, नहीं, लेकिन जो आपका क्या है इंटीग्रेशन है वो साइंड एरिया निकालता है। इसका मतलब उसके हिसाब से एरिया पॉजिटिव भी है और क्या है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव कब है, अगर आप कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि अगर आपका इंटीग्रेशन 2 से 3 के बीच में हो रहा है, तो अगर आप 2 से 3 के बीच में जा रहे हैं तो जितने एरियाज ऊपर आएंगे वो पॉजिटिव काउंट होंगे और नीचे आएंगे वो नेगेटिव काउंट होंगे। लेकिन अगर यही इंटीग्रेशन 3 से 2 के बीच में होता, कहां 3 से 2 के बीच में होता, तो आपका लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट क्या है, 2 है, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। और अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जितना भी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वो सब के सब निगेटिव काउंट होंगे, और जितना नीचे बनेगा वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव काउंट होंगे। सबको मारो गोली, लेकिन यहां से एक कंक्लूजन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेकिंग द डेफिनेट इंटीग्रल, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द
कर्व। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी सीक्वेंस में कुछ फटाफट मैं क्या कर लेता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम ले लेता हूँ, और जो प्रॉब्लम लूंगा मैं थोड़ा ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करूंगा, और स्टार्टिंग में जो अभी जितने भी इंटीग्रेशंस लेने जा रहा हूँ वो सब के सब प्रॉपर फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशंस के हैं। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। तो सबसे पहले तो साइन एक्स को ड्रॉ कर लो मेरे भाई। तो साइन एक्स को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो साइन एक्स का कर्व कैसा होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द साइन एक्स वुड बी सॉर्ट ऑफ, लेट्स टेक इट्स एक्स एक्सिस, लेट्स टेक इट्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही होगा। मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से -1 तक जाएगा। ठीक, आपको जो एरिया अंडर द कर्व निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से पाई तक निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लाइन खींचूंगा, एक x = 0 का लाइन खींचूंगा। तो y एक्सिस कुछ नहीं है, x = 0 का एक्सिस है, और सिमिलरली ये जो होगा ये क्या होगा, x = पाई की लाइन होगी। देखो ये तो कंप्लीट हो गया। आपको fx चाहिए, इसका मतलब fx चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए आपको, x एक्सिस चाहिए। तो चलिए आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप 0 से पाई की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप 0 से पाई की तरफ जा रहे हैं तो जितने भी लोब ऊपर बनेंगे वो एरिया पॉजिटिव देंगे, और जितने भी नीचे बनेंगे वो निगेटिव देंगे। यार इस रेंज में तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि पूरा का पूरा इस रेंज में आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हो। इसका मतलब जो ऊपर के एरियाज हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव काउंट होंगे। तो आप इसका एरिया निकालो पहले। चलो इसका एरिया बाय द वे मैंने क्या मान लिया है, मॉड ऑफ ए मान लिया है, सामने क्या होगा, प्लस होगा। ये ठीक, ये तो बात हुआ ग्राफिकल मेथड। अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to पाई पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। एनीवेज विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है भाई मेरे, माइनस ऑफ कॉस एक्स, यही होता है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, 0 से पाई तक इंटीग्रेशन होगा। मैं वैल्यू फीड कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन निकाल लो, ये होगा कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, यही होगा कॉस ऑफ पाई जो होता है दैट यूज्ड टू बी -1 पुट टुगेदर द वैल्यू इज टू बी 2। ठीक है, मैं ये बात अलग है कि इसके जो वैल्यू को मैं एग्जैक्ट निकालना नहीं कर पाया, कहाँ से, ग्राफिकल मेथड से, ऑल्दो वो भी कर सकते हैं। यार गेट के लिए एक लिमिटेशन है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रिसर्च लेवल पे चले जाओ, आगे एमटेक और पीएचडी भी करनी है। बट पंगा तो एक मजेदार है कि वैल्यू क्या आई, प्लस आई। ठीक है, तो आई थिंक ग्राफिकली इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। चलिए, अगर बाय द वे मैं इंटीग्रेशन करता हूं साइन एक्स का 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लो या ग्राफिकली कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब अब जो इंटीग्रेशन का एक टांग रखा हुआ है x = 0 पे रखा हुआ है, और दूसरा टांग रखा हुआ है x = 2 पाई पे। और अगर दूसरा टांग x = 2 पाई पे रखा हुआ है, तब अगर आप ग्राफिकली इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बाय द वे ये जो एरिया है इसको मैंने मॉड ऑफ ए लिया है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर के एरियाज काउंट होंगे पॉजिटिव। सिमिलरली अब आपको ये वाला एरिया भी कैलकुलेट करना है। ये वाले एरिया के लिए भी एरिया क्या होगा भाई, देख सकते हो फीचर वाइज है, स्ट्रक्चर वाइज तो एरिया दोनों का सेम है, लेकिन इसको आप काउंट करेंगे माइनस, और इसका जो वैल्यू आएगा 0, ग्राफिकली देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई तक होगा। ठीक है, बाय द वे अगर एक स्टेप आगे जाते हैं अपन तो ये क्या होगा, माइनस कॉमन निकाल लो, कॉस ऑफ 2 पाई विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1, कॉस ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक स्टेप इसी में और आगे जाऊं, आप ये बताएंगे मेरे को, अगर इंटीग्रेशन करना है 0 से बाय द वे 3 पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, मैथमेटिकली तो आप कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूँ। ग्राफिकली क्या होगा यार, एक्चुअली में आपको इंटीग्रेशन जो करना है वो यहाँ तक करना है, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, और आप अभी भी कहाँ से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। ये एरिया तो आपने निकाला हुआ है, ये एरिया कितना निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, प्लस लोगे माइनस लोगे, प्लस लोगे, मॉड पहले लो, जाने तो कंफ्यूज करोगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो एरिया है वो प्लस लोगे माइनस लोगे, तो पहले तो इसका वर्थ ऑफ एरिया निकालो, वर्थ ऑफ एरिया माइनस आया प्लस आया, जो भी उसको दिमाग मत लगाओ, क्या होगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा भाई, यार अभी भी इसका एरिया और इसका एरिया अगर आप देखते हो तो सेम है, और आपने इसके जस्ट आधे पार्ट को क्या किया है, फेच किया है, और उसके एरिया को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो अगर इस पूरे का पूरा लोब का एरिया 2 था तो इस एरिया का क्या होने जा रहा है, 1 होने जा रहा है। और मजेदार चीज ये है, ये इसके साथ माइनस अटैच होगा, तो आप जब मॉड ऑफ 2 2, मॉड ऑफ 1 1 और 2 को 1 से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ही आएगा 1। आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देख लेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इस टाइप के आइडियाज आपको होने चाहिए। इसी सीक्वेंस में अगर मैं एक स्टेप और आगे चले जाता हूँ, बाय द वे अगर आप लेते हैं 0 1 0 1 पाई साइन एक्स डी एक्स,
इसका इंटीग्रेशन क्या होने जा रहा है भाई, एक चीज ध्यान देना, 0 से 2 पाई जितना पॉजिटिव लोग है उतना निगेटिव आया है। सिमिलरली 0 से 4 पाई सब सब्सट्रैक्ट होकर एक दूसरे को 0 कर चुके हैं, वैसे ही 0 से लेके 100 पाई तक सब कहानी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो इसको आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, आपके पास जो लोब बच गया है जिसका एरिया आपको निकालना होगा वो कहां से कहां तक निकालना होगा, 100 पाई से लेके 101 पाई, फिर भी किसका, sin x का ओवर दी dx। भाई ये एरिया तो कहीं ना कहीं श्रिंक या एक्सपेंड तो नहीं हो रहा है, बचा केवल किसके बाद 100 से 101 के बीच का, उसका एरिया और इसका एरिया क्या अलग था, ये बिल्कुल क्या आएगा, 2 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्राफिकली थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन में आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊँ इसी प्रॉब्लम को रिफर करते हुए, अगर मैंने एक प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम को रिफर करते हुए ले लिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 0 sin x dx, आप इसको मैथमेटिकली निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, लिमिट्स ही रखने हैं। लेकिन ग्राफिकली अगर आप देखते हैं तो अब आप कहाँ पाई से 0 की तरफ जा रहे हैं, पाई से 0 की तरफ जा रहे हैं तो पहले तो एरिया पूछ लो इससे, एरिया निकाला हुआ है भाई कितना, 2। लेकिन अगर आपका जो क्या है लोअर लिमिट राइट में रखा हुआ है और हायर लिमिट लेफ्ट में रखा हुआ है तो आप अटैच करते हैं माइनस साइन, तो इसका आंसर कोई नहीं रोक सकता, कितना होगा, -2। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो यू शुड नॉट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अग्री व्हाट आई एम सेइंग। चलिए इसी स्ट्रक्चर में एक चीज और भी ले लेते हैं। बाय द वे मुझे निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 ऑफ x dx। आप इसको मैथमेटिकली भी निकालना है और ग्राफिकली भी निकालने की कोशिश करूंगा। इंटीग्रेशन जो होने जा रहा है x का वो क्या होने जा रहा है, x² डिवाइड बाय 2 का आप बाहर निकालो तो ये इसका लोअर अपर लिमिट होगा -1 से कहाँ तक, 2 तक। तो एक काम करें 1/2 को आप कॉमन निकालें, ये क्या होने जा रहा है 2 to the power 2, दैट्स गोना बी 4 -1 आंसर आने जा रहा है कितना, 3/2। अब देखते हैं ग्राफिकली देखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एज अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका x एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस है। y इक्वल्स टू x जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप कुछ नहीं होने जा रहा है, 1 होने जा रहा है। ये आपको एरिया किसके बीच का फॉल करना है या कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल्स टू -1 से लेके x इज इक्वल्स टू +2 के बीच का, ठीक है। तो यार ये कुछ नहीं बन रहा है यार, यहाँ एरिया निकालना हो, यहाँ एरिया निकालना बड़ा आसान है, ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। चलिए अगर मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखता हूँ तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू कितनी है भाई, मेरी x की वैल्यू कितनी है, -1 है। और ये जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है ये क्या है, y इक्वल्स टू x ही तो है, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, x का। और यहाँ किसका लोकेशन है, ये बेसिकली फंक्शन ऑफ x का या y का लोकेशन है। तो इस पूरे के पूरे लाइन पे हमेशा x किसके बराबर होगा, y के बराबर। ये किससे पेनिट्रेट किया है, x इज इक्वल्स टू -1 से, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, -1 होगी। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे स्टडी करते हैं x कितना होगा, 2 होगा, तो y भी कितना होगा, 2 होगा। तो यार एरिया निकालना तो बहुत बड़ा भारी भरकम चीज नहीं है। तो मैं केवल क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरियाज निकाल रहा हूँ अभी। ये क्या होगा, A1 और ये क्या हो गया, A2। तो ये चलो बताएंगे A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के लिए सबसे पहले बेस लेंथ चाहिए। आप कहाँ से कहाँ आ रहे हो, 0 से -1। कोई ये मत बोलना कि सर -1 हो गया प्लस होगा, मैं केवल मॉड के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका मैथ्स में ये होता है, साइन को लास्ट में एड्रेस करो, केवल मैग्नीट्यूड को पहले एड्रेस करो। सब साथ में लेके चलोगे तो कचरा मचेगा। तो मैं पहले इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, हाफ टाइम्स ऑफ बेस लेंथ, 0 से -1 के बीच का लेंथ कितना होगा, 1 होगा। और इसकी हाइट भी कहाँ, 0 से 1 के बीच में, क्या है ऐसे ही है, 0 से -1 मत लो, हाइट लो सीधे सीधे, कितना है 1, वैल्यू कितनी होगी इसकी, हाफ, ठीक। मॉड का मतलब निगेटिव तो ऐसे भी नहीं आ सकता, आप इधर भी मॉड लेके चलो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक। हाफ इनटू बेस लेंथ कितना है यहाँ पर, 2 है। और हाइट कितना है यहाँ पर, हाइट थोड़ा सा ध्यान देना, जस्ट अ मिनट, इज देयर इन मिस्टेक, -1, ओके दैट्स फाइन। तो ये होगा हाफ इंटू 2 और साथ में इसकी हाइट कितनी है, 2। तो ये होगा 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स गोना बी 2। लेकिन आपका जो वर्थ आएगा वो क्या आएगा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, -1 से +1 की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, तो A1 जो होगा वो निगेटिव ट्रीट होगा और A2 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ट्रीट होगा। तो इसका मतलब आपका जो नेट वर्थ आने जा रहा है इंटीग्रेशन का, A1 तो लिख लिया आपने मॉड के फॉर्म में, A2 आपने लिख लिया मॉड के फॉर्म पे, लेकिन किसमें माइनस और किसमें प्लस होने जा रहा है, इसमें आप माइनस लगाएंगे, इसमें आप प्लस लगाएंगे, ये होने जा रहा है -1/2 +2। डेफिनेटली आंसर विल बी वेरी सेम एज 3/2।
इज इट पार्ट क्लियर? तो किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अपन कैसे डील करें। आप चाहो तो ऊपर से निकाल लो, आप चाहे तो नीचे निकाल लो, बस थोड़ा सा ध्यान देना आप एरिया नहीं निकाल रहे हो, एरिया के साथ इसका साइन का भी ध्यान रख रहे हो, अदरवाइज यू में गेट ट्रैप्ड, किसी दूसरी दुनिया में आप पहुंच सकते हो। इज इट पार्ट क्लियर? तो यार इसी सीक्वेंस में अपन एक प्रॉब्लम और ले सकते हैं, लाइक ये हो गया सबसे, इसी सीक्वेंस में एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं बाय द वे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 मॉड ऑफ x dx। तो यार एक चीज ध्यान देना, एज सच मॉड ऑफ x का मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता, तो आप चाहें तो मॉड ऑफ x को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू ऑफ -x फ्रॉम -infinity टिल 0 एंड सिमिलरली इट्स +x फ्रॉम 0 टू infinity। एक तरीका तो ये है, अगर ग्राफिकली मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यार ग्राफ से सॉल्व करना बड़ा आसान था। देखो ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस है। बाय द वे अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इट्स गोना बी अ v शेप, और v शेप एट x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू +1, ये कुछ ऐसा है। तो आपको जो क्या करना है, एरिया निकालना है, वो डेफिनेटली कौन सा एरिया निकालना है, इस एरिया और इस एरिया का कैलकुलेशन करना है। देख के समझ में आ रहा है कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल कर्व टेकिंग द रेफरेंस ऑफ y एक्सिस। तो आप किसी भी एक एरिया को निकाल लो, चलो इस एरिया को निकाल लेते हैं। तो ध्यान देंगे मॉड ऑफ x जो होगा एट x इज इक्वल्स टू -1, मॉड ऑफ x रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या है -1,1। मारो गोली, सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। मैंने निकाला मॉड ऑफ a1, मॉड ऑफ a1 क्या होगा, ये बेस लेंथ, बेस लेंथ कितना है मेरे भाई, हाफ टाइम्स ऑफ बेस लेंथ कितना है 1 है, और सिमिलरली इसकी हाइट कितनी है 1 है, वैल्यू कितनी है हाफ। और एक चीज तो क्लियर है कि a1 अगर हाफ आएगी तो क्या होगी, ये एरिया भी क्या आएगी, हाफ ही आएगी। क्यों? बिकॉज दे आर सिमेट्रिक इन नेचर। अब मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए, तो यहां से रिजल्ट निकालना तो आसान है, मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ a2 लिख सकते हो, चलो उसको बगल वाले को, लेकिन दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यार लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और पूरे के पूरे जो एरियाज बने हैं वो कहाँ बने हैं, x के ऊपर बने हैं, तो डेफिनेटली दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगे। और अगर दोनों के दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हुई तो हाफ प्लस हाफ कितना होने जा रहा है 1। तो आपको इस तरीके से भी निकालना बड़ा आसान था। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आप थोड़ा सा कर्व का रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको रब आउट कर रहा हूँ, सब लिखते चलेंगे साथ में। अब ध्यान देना कि कई बार अब क्या पूछे जा रहा है आपसे गेट में, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपसे उसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक ग्राफ दिया गया है और उसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो मैं कुछ रैंडम 2-3 ग्राफ ले रहा हूँ और उसका इंटीग्रेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको नोन होगा, ठीक है। तो देखिए होने कैसे जा रहे हैं यहाँ पर, मैंने एक रैंडम कर्व लिया है या ग्राफ लिया है। रैंडम ग्राफ कुछ ऐसा है, रैंडम ग्राफ कुछ ऐसा है। बाय द वे ग्राफ इज सॉर्ट ऑफ दिस। Let's take it's a 1, the place of 2, place of 3, place of 4, it's a x-axis, it's a y-axis, and the magnitude is +1 and magnitude is -1। और या फिर आप ये बोल सकते हैं ये आपका क्या है, फंक्शन ऑफ f ऑफ x है, ये जो आपका क्या है, सिग्नल है, फंक्शन f ऑफ x। आपसे ये पूछा जा सकता है ड्रॉ द कर्व फॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम मे बी 0 टू इन्फिनिटी। आपको इसका कर्व ड्रॉ करना है। तो देखो आसान है, लेकिन हाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग अब ग्राफिकल होनी चाहिए। सॉरी इट्स नॉट इन्फिनिटी, इट्स x, ठीक है। देखो इसकी कहानी है कैसी, तो अगर आप ये कर्व ड्रॉ करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व, कहां से कहां तक, 0 से x तक। अगर मैं कहां x इक्वल्स टू 1 पे खड़ा हूं तो इसका मतलब वहां जो वर्थ होगा इस फंक्शन का वो कुछ नहीं होने जा रहा, वो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू 1 होने जा रहा है। x इक्वल्स टू 2 पे अगर आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो वो होने जा रहा है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 टू 2। तो यार एक चीज ध्यान देना, 1 से अगर पहले मैं स्टडी करता हूं, 1 से पहले इसका मतलब 0 से 1 तक अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ fx देखता हूं तो कायदे से आपका fx तो क्या था, सन्नाटा था, 0 था। तो इस बीच में तो कोई एरिया fx ने कवर ही नहीं किया है, और fx ने अगर कुछ एरिया कवर नहीं किया है तो डेफिनेटली टिल 1 जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x fx जो होने जा रहा है दैट्स गोना बी 0, ठीक है। अब ध्यान देना
अब 1 से आगे की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली अब क्या होगा, एरिया आप अकुमुलेट करते जाएंगे, लेकिन जो एरिया अकुमुलेट करेंगे इंटीग्रेशन है तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? भाई अब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एरिया का अकुमुलेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अब जो कर्व बनेगा आगे की तरफ वो कहां के लिए बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन 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 एक चीज ध्यान देना, ये क्या है, एक फ्लैट कर्व है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी होगा, लेकिन कांस्टेंट का आप जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे c का क्या होगा, cx होगा, 2 का क्या होगा, 2x होगा, 3 का क्या होगा, 3x होगा, सबको मारो गोली, लेकिन जो भी होगा ये जो फ्लैट कर्व है इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा, क्लियर रखना, ये जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे संभालते हैं ये थोड़ा सा ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन तो बन गया सर, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा? अरे कुछ जानने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ये बताना यहाँ मैग्नीट्यूड कितना होगा। भाई यहाँ मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा, 1 से 2 के बीच में आपने जितना भी एरिया कवर कर लिया है वही ही इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो देखो 1 से 2 के बीच में जो एरिया कवर किया है वो क्या है, इसका बेस लेंथ कितना है, 1 है, और हाइट कितना है, इसका 1 है, तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड कहाँ जाएगा, 1 जाएगा। अब चाहो निकाल लो इसका स्लोप, कुछ नहीं, पहले ये x इक्वल्स टू क्या था, 1 था, ये x इक्वल्स टू 2 था। 1 से 2 जाने के लिए इसने हाइट कितना ट्रेवल किया है, 1 ट्रेवल किया है, तो बिल्कुल बता सकते हैं उसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा। यार कौन रोक सकता है इसको? अब ध्यान देना, अब आप 2 और 3 के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका एक टांग कहाँ रखा हुआ था, 0 पे रखा हुआ था। तो 0 से 2 के बीच में आपने जो एरिया अकुमुलेट कर लिया है वो कितना है, 1 है। आप इससे आगे जा रहे हैं तो कोई एडिशनल एरिया में अकुमुलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन रेसिडुअल एरिया तो अभी भी बचा हुआ था कहाँ पर, 1 पे। तो ये क्या होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा। ये क्या होने जा रहा है, बिल्कुल फ्लैट। ध्यान देना यार ना, थोड़े भी मिस्टेक में पूरा बाहर होता है बच्चा, इसमें 1 होगा। अब ध्यान देना, जैसे 3 से आगे की तरफ जाएगा, अब एरिया जो है वो फिर से क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, लेकिन वो नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब अब आप कहा 0 से 3 के बाद अपने एक टांग को 0 पे रखे और 3 से खिसकाते जाओगे तो जो एरिया आपने एक्चुअली में अकुमुलेट किया था उसमें अब सब्सट्रैक्शन चालू होगा, वो एरिया रिड्यूस होगा। अब छोड़ दो, ये क्या है, कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन विद द माइनस साइन। c की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो अगर आप इंटीग्रेशन अगर -2 का करते हैं तो -2x होगा, 3 का करते हैं तो -3x होगा, जो भी होगा एक इक्वेशन ऑफ लाइन होगा और उसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, स्लोप यहाँ कोई नहीं निकालेगा ना, बता रहा हूँ स्लोप निकालते कैसे हैं। ये नीचे की तरफ जाएगा, कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, ये एरिया और ये एरिया सेम है, इसका मतलब आपने 2 तक जो एरिया कॉन्फ़िगर किया था, 4 के बाद वो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। और इसके बाद आप आगे जाएंगे तो पता चल रहा है कि आप बाय द वे 5 पे खड़े हैं, तो 0 से 5 के बीच का जो एरिया होगा उस पॉइंट पे उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जो क्या है, 0 है। और यहां अगर स्लोप देखते हैं तो कितना होगा, -1 होगा, -1 होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे तरीके से ये देखता हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, बाय द वे क्या चाहिए आपको, 2.5 चाहिए fx dx, तो इसका मतलब या तो आप 0 से 2.5 तक क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें। यार इंटीग्रेशन करी तो लिया है, तो इस बीच का अगर आपको एरिया निकालना है तो कुछ नहीं, 2.5 पे आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ना, कितना है मैग्नीट्यूड 1, वो किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होने जा रही है 0 से 2.5, किसका, ऊपर का जो फंक्शन दिया हुआ है उसका। सिमिलरली ये बोल सकता हूं मैं, यहाँ जो मैग्नीट्यूड है ये किसकी वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो किसकी वैल्यू है, ये कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कहाँ तक, 4 तक fx dx। सिमिलरली आगे 5 भी ले सकते हो, ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5 fx dx तक। और इन जनरल मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने जो कर्व बनाया है वो किसका बनाया है, इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम 0 टू x व्हाट dx। सो ये सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, बहुत कंफ्यूज करता है। एक स्टेप आगे जाऊंगा, क्या है इसमें भी मिस्टेक बहुत करता है बच्चा। आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड विथ 1 स्टेप, एक स्टेप में आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक स्टेप आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें बेसिकली करूंगा क्या, अब मैं प्रॉब्लम को जानबूझ के कुछ वेग ले रहा हूँ, वेग इन द सेंस, बाय द वे प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है ये, ठीक है। तो चलिए एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे मैं इसको क्या करूँ, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, एंड देयर आफ्टर 4, देयर आफ्टर 5, 6। एक काम करो, थोड़ा और आसान कर लो इसको ले लो 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, ये x की वैल्यू है, ये fx की वैल्यू है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है।
यार देखो इंटीग्रेशन आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करोगे, एक चीज ध्यान देना, ये क्या है 0 से 1 के बीच में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, और ये क्या है पॉजिटिवली स्लोप्ड है नेगेटिवली स्लोप्ड है, पॉजिटिवली स्लोप्ड। बाय द वे क्या हो सकता है, x हो सकता है 2x हो सकता है। अगर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा क्या x²/2, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, क्लियर रखना x²। यार जो भी होगा ये क्या है y = x² का फंडामेंटल है, या फिर क्या है ये अपर फेसिंग पैराबोला है। तो इसका मतलब आप जैसे जैसे 0 से 1 की तरफ जाएंगे आपका एरिया जो है वो एक्सपोनेंशियली रेज करता जाएगा ये, और वो भी जो क्या होगा स्ट्रक्चर ऑफ द कर्व होगा वो क्या होगा, अपर फेसिंग होगा। ये अपर फेसिंग पैराबोला ही तो है, जानने की जरूरत नहीं, आप यहाँ मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे कहाँ पर, इस पॉइंट पे किसका, एरिया का, तो यार एरिया केवल इसको आपको अक्यूमुलेट ही तो करना था। चलो एरिया को अक्यूमुलेट कर लो। क्या है भैया, बेस लेंथ इसका 1 है और हाइट कितना है इसका 1 है, तो डेफिनेटली इसका जो एरिया होने जा रहा है एट x = 1 कितना होने जा रहा है, हाफ। 1 से 3 के बीच में क्या है, एक फ्लैट लाइन है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके बाद ये फॉलो करेगा एक स्ट्रेट लाइन को, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। आप कुछ नहीं, आप यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ जो मैग्नीट्यूड था वो हाफ था, कैसे था, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 1। अब आप कुछ नहीं, आप नेक्स्ट एरिया को आप क्या करने जा रहे हो, ऐड करने जा रहे हो। अब बेस लेंथ कितना है भैया, 1 से 3 बोलने से कितना 2, और हाइट अभी भी कितना है 1, तो कायदे से ये जो आपके पास क्या बना है रेक्टेंगल, उसका एरिया कितना है 2। तो हाफ से अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आप कहाँ पहुंच चुके हैं, 5/2 पे। यही होगा, हाफ में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो आप कहाँ पहुंच चुके हैं, 5/2 पे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा और, ये जो कर्व है वो क्या है, निगेटिव स्लोप्ड है, और अगर ये निगेटिव स्लोप्ड है तो कहीं ना कहीं क्या बनाएगा ये, अगर ये निगेटिव स्लोप्ड है तो -x का मतलब क्या होने जा रहा है, -x²/2। -x²/2 का मतलब ये क्या बना रहा है, लोअर फेसिंग पैराबोला। लोअर फेसिंग पैराबोला बना रहा है, लेकिन आप अगर 3 से आगे भी जाएंगे तो एरिया कहाँ है, ऊपर की तरफ बना है, मतलब कि आपका जो एरिया अंडर द कर्व वो अभी भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब लोअर फेसिंग पैराबोला का आप वो स्ट्रक्चर लेंगे जो इंक्रीजिंग है। देखो लोअर फेसिंग पैराबोला का ये स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, कौन सा लोगे आप, इंक्रीजिंग कर्व। ये फिर से कैसा होगा, ऐसा होगा ये। ठीक है, आप अगर यहाँ जाके इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं भाई, यहाँ तक का एरिया तो निकाल चुका है आपने, कितना है 5/2। आगे जाके देखेंगे तो बेस लेंथ कितने का है, 1 का है, हाइट कितने की है, 1 की है, तो ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ 1 × 1 कितना होगा, हाफ। 5/2 बोलने से कितना, 2.5 में से अगर बाय द वे हाफ जोड़ दिया तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, 3। कितनी जाएगी, 3। इसके बाद ध्यान देना, अभी भी ये नेगेटिव स्लोप है, लेकिन अब आप जब एरिया काउंट करना चालू करेंगे तो ये रीजन जो है पुराने एरिया से क्या होना चालू करेगा, सब्सट्रैक्ट होना चालू करेगा। इसका मतलब है तो अभी भी ये स्ट्रक्चर किसका, क्लियर रखना, ये तो है अभी किसका, पैराबोला का, लेकिन अभी क्या होगा, डिक्रीजिंग पैराबोला होगा। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग पैराबोला होगा। वैल्यू कहाँ आएगी, 5/2 पे ही आएगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, फ्लैट कर्व है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक निगेटिवली स्लोप्ड क्या आएगा, लाइन आएगा। तो यार कुछ नहीं, इसको आप खींच लो लाइन, निगेटिवली स्लोप्ड लाइन आएगा। कुछ नहीं करना है, आपने जो एरिया 5/2 निकाला था उसमें से ये एरिया घटाना है। ये एरिया अगर घटाओगे तो एरिया है कितना, 5 से 7 कितना 2, हाइट कितनी है 1 बोलने से 2, तो कायदे से आपका 5/2 से अगर आप 2 घटाते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, सीधे 1/2 पे, 1/2 पे। और इसके बाद आपके पास क्या है, एक पॉजिटिवली स्लोप्ड क्या है, ध्यान देना, पॉजिटिवली स्लोप्ड क्या है, एक लाइन है। पॉजिटिव स्लोप्ड लाइन का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, अपर फेसिंग पैराबोला। लेकिन अपर फेसिंग पैराबोला का आप लेफ्ट पार्ट लेंगे या राइट पार्ट लेंगे, दैट मेक सेंस। लेफ्ट पार्ट लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी ये जो एरिया है वो कहाँ, नीचे की तरफ बना है। इसका मतलब जो नेट वर्थ ऑफ द एरिया है कंसिडरिंग दिस रीजन विल बी डिक्रीजिंग। तो ये क्या होगा, कौन सा रीजन लेंगे, लोअर फेसिंग अपर फेसिंग पैराबोला लेंगे, उसका फर्स्ट हाफ लोगे। ये देखो ऐसा होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और आपने पूरा का पूरा एरिया तो एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल कर लिया है। इसके आगे जाओगे तो ये क्या होगा, 0। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक क्या रखो, क्लैरिटी रखो कि इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन कैसे स्मैश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से केवल ध्यान ये रखो भैया, लाइन का पैराबोला होगा, अपर फेसिंग होगा या लोअर फेसिंग होगा। अपर फेसिंग में भी 2 पार्ट हैं, लेफ्ट वाला पार्ट या राइट वाला पार्ट। वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या फिर एरिया एडअप हो रहा है या सब्सट्रैक्टेड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो आई विल से यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, ये मैं अबाउट कर रहा हूँ यार। तो इसी सीक्वेंस में बेसिकली मैं देखने जा रहा हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को आप कैसे डील करोगे।
ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिया हूँ और आई विल ट्राई टू गेट दोज आंसर्स। देखेंगे बाय द वे प्रॉब्लम है आपका क्या है, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन किसका, e टू द पावर माइनस टी ओवर डी टी, कहाँ से कहाँ तक, बाय द वे 0 से इन्फिनिटी तक। आई नीड टू गेट दिस वैल्यू। कहीं ना कहीं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो डेफिनेट, लेकिन इम्प्रॉपर इसलिए है क्योंकि इसका जो लिमिट है वो कहाँ चला गया है, इन्फिनिटी चला गया है। तो इस टाइप को डील कैसे करना है प्रॉब्लम को, कभी भी ध्यान देना जहाँ भी आपके लिमिट्स प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाएंगे, आप उसको फॉर द टाइम बीइंग एक वेरिएबल m मान लें। तो इंटीग्रेशन जो होगा e टू द पावर माइनस टी डी टी का कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से m तक। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई विल बी कीपिंग m इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, ठीक। तो e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन आपने थोड़ी देर पहले देखा है, क्या होता है e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ये होगा माइनस के बाद क्या होगा e टू द पावर माइनस टी। आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो प्लस सी भी लिख सकते हो एंटी डेरिवेटिव से। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से m तक जाएगा। ये होगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप अगर इस वैल्यूज को फीड करना चालू करोगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस टी की जगह में क्या रखना है आपको, माइनस m प्लस सी, ठीक है। उसके बाद होगा माइनस साइन विथ 0, तो माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा। ये होगा e टू द पावर माइनस 0 और साथ में क्या हो चुका होगा, प्लस सी, प्लस की जगह में माइनस सी। तो ये होगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। यार एक चीज़ ध्यान देना, आप एंटी डेरिवेटिव जब निकाले हो तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म आए हैं ना, अपर और लोअर लिमिट में हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। इसलिए आज के बाद से मैं इन दोनों को लिखने ही नहीं जा रहा। मैं सीधे सीधे क्या लिखता है इसको, इसका इंटीग्रेशन जो लिखता हूँ क्या लिखता है, e टू द पावर माइनस टी, और e टू द पावर माइनस टी में t की जगह में m फीड करता और एक बार क्या करता, 0 फीड करता। तो पहली बार मैं लिख रहा हूँ c, बट c का कोई मतलब नहीं होता। क्यों, बिकॉज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विल कैंसिल ईच अदर। ये वैल्यू होगी लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू यहाँ हो रही है माइनस e टू द पावर माइनस m प्लस ऑफ 1, ठीक। अब मैं इसकी लिमिट को रखता हूँ तो होगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने पहले ही देखा हुआ है, अगर इसका बेस जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सॉरी, इट्स अ प्लस 1 प्रॉब्लम, यस। क्या होगा ये, प्लस 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी डी टी, विच इज गोना बी सॉर्ट ऑफ improper integration, but the answer is in your hand and that's nothing but 1. Is that part clear? Now we can have one more thing. Now the integration of 1 by x dx from let's take 1 to infinity, 1 to infinity. यार आप चाहो तो 1 upon x को एक ड्रॉ करके भी देख लो। 1 upon x का कर्व कुछ ऐसा है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये पढ़ा हुआ है मैंने, ये कुछ ऐसा। आपको जो एरिया निकालना है वो किसके बीच में निकालना है, ये ध्यान देना। x इज इक्वल्स टू 1 से एक इनडेफिनेटली लार्ज वैल्यू है इन्फिनिटी, बट ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब फिर इनडेफिनेट का प्रॉब्लम है, आप क्या करें, लिमिट m को कहाँ की तरफ ले जाएं, इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं और इसका इंटीग्रेशन कर लें, कहाँ से कहाँ, 1 से m, 1 अपॉन x dx, ठीक है। तो चलिए 1 अपॉन x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा ln ऑफ x। आपकी जो लिमिट्स फीड होंगी वो कहाँ, 1 से m तक की फीड होंगी, और ये होगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। चलिए अभी वैल्यू रखते हैं तो ये होगा ln ऑफ m माइनस ऑफ ln ऑफ 0 इज गोना बी 0, और आप ये रखते हैं लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। और मैंने पहले पढ़ाया हुआ है फर्स्ट बाय द वे जो आपका वीडियो है उस सेशन में, लिमिट m वेयर द m टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। ध्यान देंगे अगर कभी भी आपका प्रॉब्लम जो है इम्प्रॉपर का है और अगर आपका आंसर प्लस या माइनस इन्फिनिटी आता है, सो रादर राइटिंग प्लस और माइनस इन्फिनिटी, आई कॉल इट डाइवर्जेंट, आई कॉल इट डाइवर्जेंट। अगर इसका आंसर फाइनाइट आ गया, सो द फाइनाइट वैल्यू इज गोना बी द आंसर ऑफ दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ द वैल्यू इज प्लस और माइनस इन्फिनिटी। If plus or minus infinity, rather writing it plus and minus infinity, we call it a divergent integral. Which form? Improper form. Similarly, we can have the another one. ये है 0 से 4 1 divided by of root x dx. ये फिर से क्या है, एक इम्प्रॉपर फॉर्म है। क्यों है इम्प्रॉपर फॉर्म में देखने की कोशिश करूंगा मैं। देखो ये शायद मैंने पहले एड्रेस भी किया है। अगर आप जब कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, एट 0 पे लगभग क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, और x जैसे इन्फिनिटी जाएगा कहाँ की तरफ जाएगा, 0। और मोर ओवर ये क्या है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, और ये कर्व है 1 डिवाइड बाई ऑफ रूट x का।
मोर ओवर जो आपका 1/√x है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। क्यों? क्योंकि 1/√x अब जैसे ही क्या करेंगे, x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, 1/√x का मतलब फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा फॉर द निगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब फंक्शन एट 0 प्लस, फंक्शन एट 0, फंक्शन एट 0 प्लस, ये होना चाहिए फंक्शन को क्या होने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए। कहाँ? 0 से 4 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 and 4। 0 पे यार पहली बात तो 0 माइनस से फंक्शन अनडिफाइंड है, तो कंटिन्यूअस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कंटिन्यूअस होने का सवाल नहीं उठता तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम होने जा रहा है ये किसका होने जा रहा है, ध्यान देंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को डील कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आप m ले लिए, कहाँ से कहाँ, 4 तक जा रहा है, ये क्या होगा 1/√x dx। थोड़ा ध्यान देना, यहां जो m की लिमिट होगी ना वो क्या होगी, 0 के जस्ट बाद से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 के जस्ट बाद से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो लिमिट जो होगी m की वो क्या होगी, 0 प्लस होगी। नहीं, अगर 0 लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन होगा सर 1/0 लिखें क्या। आपको कुछ नहीं करना है, आप जहां आपको डिसकंटिन्यूटी फॉर्म हो रही है उसके जस्ट बाद से कैलकुलेशन अगर आप स्टार्ट करेंगे सो द थिंग्स विल बी इन प्रॉपर फॉर्म। तो ये होने जा रहा है क्या आपका 0 प्लस। तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन करना तो बड़ा भारी भरकम नहीं था। आप ऊपर ले जाएं x टू द पावर किसको, √x को, तो ये होगा x टू द पावर -12। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो चुका होगा आपका x टू द पावर ½ डिवाइडेड बाय ½ तो ये होगा 2। ऐसे कुछ होने जा रहा है, ये होने जा रहा है या x टू द पावर -12, यस, सो इट्स गोना बी 2 into x टू द पावर ½। आप एक काम कर लें, m और 4 से इसको क्या कर लें, लिमिट कर लें, और लास्ट में क्या करना है 0 प्लस। तो देखो 2 तो कॉमन निकाल लो, और ये वैल्यू जो लेफ्ट करेगी होगा x टू द पावर ½ x की जगह में 4 रखो, 4 बोलने से ही होगा 2 माइनस अब क्या होने जा रहा है m टू द पावर ½ अब मुझे लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। यार अगर आप इसको 0 प्लस रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी 0, लेकिन एक यार 0 प्लस रखने से फायदा क्या होगा, ध्यान देना, अगर आप 0 बोलते हैं तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज 0 माइनस भी हो सकती थी और 0 प्लस भी हो सकती थी, इवन 0 भी हो सकते थे। लेकिन 0 माइनस इसका मतलब एक माइनस वैल्यू के ऊपर में अगर आपने रूट ओवर लिया है तो वैल्यू क्या हो चुकी होगी, अनडिफाइंड हो चुकी होगी, या क्या हो चुकी होगी, कॉम्प्लेक्स हो चुकी होगी। लेकिन 0 प्लस रखने से ये आसानी हो गई कि इट्स m एक बहुत छोटी क्वांटिटी लेकिन है तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये जो होगा m टू द पावर 1/2 जो होगा वो एक डिफाइंड कंपोनेंट होगा। तो हम अब जैसे ही m यहाँ 0 रखते हैं तो कुछ नहीं होने जा रहा, ये होगा 2 माइनस 0 प्लस टू द पावर 1/2, कितना होगा ये 0, आंसर आएगा आपका कितना 4। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो सकता है, एक इनडेफिनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को कैसे डील करना है। डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इन्फिनिटी लिमिट ले लो, माइनस इन्फिनिटी लिमिट ले लो। फंक्शन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आप लेफ्ट के लिमिट से, या लेफ्ट का जो एक्चुअल लिमिट था उससे जस्ट पहले जो डिसकंटिन्यूटी हुई थी उसके जस्ट पहले जाओ। बाय द वे अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन है क्या, बाय द वे मे बी 0 से a से b ले लो, a से b f(x) dx, और बाय द वे फंक्शन जो है क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट c, तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन होगा a से, बाय द वे मैंने क्या मान लिया है m f(x) dx। डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, c पे, तो आप कहाँ जाएंगे, a से बोले तो लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, c से जस्ट पहले रुक जाएंगे, तो ये होगा लिमिट m टेंड्स टू c माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, आप n ले लेंगे, n से कहाँ तक जाएंगे, b तक f(x) dx, और अब जो स्टार्ट करेंगे c पे तो डिसकंटिन्यूअस सा फंक्शन, उसके जस्ट बाद से स्टार्ट करेंगे, ये होगा लिमिट n टेंड्स टू c प्लस। बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो जब डिसकंटिन्यूटी यहाँ भी फॉर्म हुई तो आप उससे जस्ट पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उसके जस्ट बाद से एरिया कैलकुलेट कर लें। तो इसका मतलब आप a से कहाँ तक जाएंगे, उस पॉइंट के जस्ट पहले बोले तो c माइनस तक, और उसके जस्ट बाद से कहाँ तक जाएंगे, b तक, इसका मतलब c प्लस से कहाँ तक, b तक। तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना, और इसका कैलकुलेशन कहाँ होगा, लिमिट से होगा। तो आज के बाद से एक चीज़ ध्यान देना, अगर प्रॉब्लम जो होगा किसका, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का है, तो आपको लिमिट यूज़ करना ही करना होगा फॉर गेटिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट। बट एनीवेज गेट के कुछ और प्रॉब्लम लूंगा और आसान होने जा रहा है समझना, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना। नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय फंक्शन और यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला क्या है भाई, द पहला फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम a टू b,
इज इक्वल्स टू ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी। यार देखो, इसका कहने का मतलब ये है भाई कि फंक्शन आपने चेंज नहीं किया है, केवल उसके वेरिएबल्स चेंज किए हैं, और इवन लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी क्या है, सेम है। इसका मतलब फंक्शन हो सकता था sin x, और f को मैंने f ही लिखा है, इसका मतलब फंक्शन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, इसके वेरिएबल रिप्लेस हुए हैं। तो अगर ये sin x फ्रॉम 0 टू पाई है तो ये हो सकता था sin t फ्रॉम 0 टू पाई, आंसर तो सेम होगा। एनीवेज द आंसर विल बी वेरी सेम, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसका कंक्लूजन देखता हूं, अगर आपने इंटीग्रेशन a से b किया है ओवर fx dx, और अगर आपने क्या किया है, इसके लिमिट्स को क्या किया है, रिवर्स किया है, तो यार इससे होने क्या जा रहा है, आप पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, तो उससे होगा क्या, लेफ्ट से राइट की तरफ आप पूरे के पूरे एरियाज को पॉजिटिव, ऊपर वाले को और नीचे को निगेटिव मान रहे थे, और अगर आप उल्टा आ रहे हो तो जस्ट उल्टा कर रहे हो, आप नीचे को पॉजिटिव ऊपर को निगेटिव मान रहे हो, और जब इनका एडिशन करोगे तो डेफिनेटली चीजें तो रिवर्स हो जाएंगे। तो ग्राफिकली अगर मैं फील करूं तो ये देखो, बाय द वे ये आपका प्रॉब्लम था, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या था, प्लस था, और ये क्या था, माइनस था, और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नीचे का लोग क्या हो जाएगा, प्लस, और ऊपर का क्या हो जाएगा, माइनस। और जब दोनों को ऐड करोगे तो डेफिनेटली इन्वर्ट तो होगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू को आप प्लस और दूसरे को माइनस मान रहे थे, और दूसरे को क्या कर चुके हो, रिवर्स कर चुके हो। बट एनीवेज इज कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम a टू b fx dx। यार आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हो, यार डेफिनेट कर सकते हैं, प्लस यार किस खुशी में कर सकते हो भाई, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में कैलकुलेट किया है। बाय द वे आपके पास क्या है, ये फंक्शन है, जस्ट अ मिनट, ये क्या है, ये क्या है, आपका फंक्शन है, ये बाय द वे आपका ये फंक्शन है। तो यार आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्या है, पॉइंट ए है, x इजिकल्स टू ए है, और ये बाय द वे x इजिकल्स टू बी है। तो यार आप इसको एक मुश्त में कैलकुलेट ना करके आप दो पार्ट में कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब आप पहले इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, इसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो अभी भी एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही आएगा। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। क्या बोला जाता है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, ठीक है। ग्राफिकली भी थोड़ा फील करके रखना, क्या है, ग्राफिकली फील करने से कल के दिन कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। बाय द वे एक स्टेप और लेता हूँ, एक केस और आगे जाता हूँ, मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, चले रहने दीजिएगा। बाय द वे अगर मैंने इंटीग्रेशन किया माइनस ए से ए तक एफ एक्स डी एक्स, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं इन दी स्पेशलाइज्ड केस। 0 जब आपका फंक्शन क्या है, ऑड है, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब आपका फंक्शन जो है इवन है, और अगर दोनों नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप। क्या है, कुछ केस में प्रॉब्लम इवन और दोनों नहीं होंगे, रीजन भी बनता है। देखो इवन का मतलब ये है कि जो फंक्शन क्या हो, वाई एक्सिस के अलाउंग क्या हो, सिमेट्रिकल हो, जैसे कि कॉस एक्स कोई उठा सकते हो। बाय द वे मुझे इंटीग्रेशन कॉस एक्स का करना था, लेट्स टेक माइनस पाई से पाई तक, किसका, कॉस एक्स डी एक्स का। कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। देखो माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक, x इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। यार एक चीज ध्यान देना, आप यार यहाँ का एरिया कैलकुलेट कर लो तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, ये जो एरिया है ये इसके एरिया के बराबर है, ये जो साइन है इसके साइन के बराबर है, ये जो एरिया है इसके एरिया के बराबर है, ये जो साइन है इसके साइन के बराबर है। तो जितने भी इवन फंक्शंस होंगे आप किसी भी एक डायरेक्शन पे एरिया कैलकुलेट कर लो और उसको जस्ट केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यार सीधे सीधे अगर बाय द वे एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, बोले तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, कहाँ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक साइड का आप क्या कर लो, एरिया कैलकुलेट कर लो और उसके बाद क्या कर लो, उसको ट्वाइस कर लो, ठीक है। सिमिलरली जीरो के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूं मैं। ये एग्जांपल हो सकता है आपके साइन का, जो साइनोसोडियल कर्व है, साइनोसोडियल जो कर्व है वो कुछ ऐसा कर्व है ये। अब यहां आपने फिर से इंटीग्रेशन ले लिया, कहां से कहां तक भाई मेरे, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपके एक साइड में जो एरिया है वो दूसरे साइड में एरिया वो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखो ये होगा ये और ये दोनों एरिया क्या है, सेम है, ये दोनों एरिया क्या है, सेम है, लेकिन जो ये पोलैरिटी ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है। तो एक चीज़ तो बहुत आसानी से समझ में आ गया भाई मेरे कि इसका एरियाज जो होगा वो क्या होगा,
सेम होगा बट इनके पोलैरिटी अपोजिट होगी, तो एक दूसरे को ये क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस बैलेंस करने जा रहे हैं और वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आज के बाद से ध्यान देना कि अगर फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स आता है माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, तो फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑड फंक्शन, और अगर फंक्शन ऑड रहा तो उसका इंटीग्रेशन ओवर माइनस a टू a जो होगा वैल्यू 0 होगी। एंड सिमिलरली अगर f ऑफ माइनस एक्स इज फाउंड टू बी f ऑफ x विच इज सेट टू बी अ इवन फंक्शन, उस समय जो आप इसका एरिया होगा वो एक साइड का एरिया निकाल के आप क्या करें, उसका ट्वाइस का मल्टीप्लिकेशन करें। इज दैट पार्ट क्लियर? सो यू शुड नॉट हैव एनी डाउट इन इट। ठीक है, ये इसमें से एक दो और भी बच गए हैं, उसको भी लिख सकते हैं अपन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो होगा f ऑफ x dx फ्रॉम वेयर टू वेयर, a टू b, विच विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। इसका मतलब अगर आपने दोनों लिमिट्स को ऐड करके अगर फंक्शन को क्या किया है, शिफ्ट भी किया है और इन्वर्ट भी किया है, एनीवेज सिग्नल का पार्ट है, तब भी इसका एरिया अंडर द कर्व चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, बट आई थिंक लीव असाइड। चलो ले लेना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना। बाय द वे मुझे क्या करना है, 1 से 2 के बीच का इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है भाई, मेरे x dx का। तो इसके हिसाब से ये सेम होगा 1 प्लस एक्स, और x को क्या लिख सकते हो, सबसे पहले a प्लस बी, 1 प्लस 2 बोले तो कितना 3, और उसके बाद क्या करना है, जहां x है उसको 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर आप कर्व बनाना चाहो x का, तो x का कर्व कैसा होगा, कुछ ऐसा कर्व होगा। दिस इज गोना बी द कर्व ऑफ x। ये क्या होगा, x का कर्व होगा। कहां से कहां एरिया कैलकुलेट करना था आपको, 1 से 2 के बीच में एरिया कैलकुलेट करना था। अगर मैं 3 माइनस एक्स का कर्व बनाऊं, देखना थोड़ा समझने की कोशिश करना, 3 माइनस एक्स का कर्व बनाऊं तो कहीं ना कहीं इसका स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा, और ये वाई एक्सिस को कहां पेनिट्रेट करेगा, कहां पेनिट्रेट करेगा, 3 पे। और अभी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 और 2 पे, ध्यान देना ये ऊपर की तरफ चेहरा था, नीचे की तरफ चेहरा था, लेकिन अभी भी एरिया कहाँ ऊपर की तरफ ही बना है, और आप देख के समझ में आ रहा होगा कि ये और ये एरिया बिल्कुल दिख तो सेम रहा है, बट एनीवेज दिख रहा है नहीं दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एनी आर्बिट्री फंक्शन f ऑफ x विच इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम a टू b कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विथ f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, एंड देयर आफ्टर यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है, ध्यान रखेंगे इसको। सिमिलरली एक आध इंपॉर्टेंट आउटकम और देख सकते हैं किसमें, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ का एक और इंपॉर्टेंट आउटकम है, वो जरूर ध्यान रखना आप लोग, एंड दैट्स नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स if f of 2a minus x is equals to of fx, and similarly 0 if f of 2a minus x is equals to minus of fx। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कायदे से इस प्रॉपर्टीज़ के यूज़ करके गेट में करीबन 5 से 6 प्रॉब्लम आए हैं, और वो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो कहीं से भी सॉल्व नहीं होंगे, यू हैव टू यूज़ दी प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल इंटीग्रेशन है, I may call it special integration, and here we are going to talk about the gamma integration। gamma integration थोड़ा ध्यान देना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा इंटीग्रेशन को सबसे पहले मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिफर करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 to infinity इज इक्वल्स टू ऑफ गामा ऑफ n। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसको ध्यान देंगे। एनीवेज गामा ऑफ n को आप रिफर करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, गामा ऑफ n प्लस 1 यूज टू बी अगर गामा ऑफ n प्लस 1 आप रिफर करते हैं, सो इट यूज टू बी n गामा n, what it used to be n gamma n, or
विच इज ऑल्सो रिफर्ड एज n फैक्टोरियल। तो ध्यान देंगे कभी भी आपके पास प्रॉब्लम किस फॉर्म में रहेगा, e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, तो वहां से आप n की वैल्यू निकालेंगे एंड दैट n विल रिफर योर गामा ऑफ n। गामा ऑफ n की कुछ आपको लमसम आइडियाज होने चाहिए, कुछ आर्बिट्री वैल्यूज की। तो ध्यान देंगे जो प्रॉपर्टीज विच इज गेटिंग फॉलोड बाय द गामा इज गोना बी गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ n गामा n, व्हाट इट इज n गामा n, या फिर अगर आप इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं सो दैट इज इक्वल्स टू ऑफ n फैक्टोरियल। अग्रीड, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ n फैक्टोरियल। चलिए अगर बाय द वे मैं एक स्टेप आगे जाता हूं इसमें, ठीक है, अगर मैं एक स्टेप आगे जाता हूं इसमें तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से एक आर्बिट्री वैल्यू और ध्यान रखें क्योंकि जाके आपकी गाड़ी वहीं फंसने जा रही है, एंड दैट्स नथिंग बट गामा ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू ऑफ रूट पाई। फिर से रिपीट करूंगा, तो अगर बाय द वे आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्म किस फॉर्म में सेट किया जा सकता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x x टू द पावर n माइनस 1 dx, so the result will be equals to of gamma of n. Moreover, few of the properties must be known to me. Gamma of n plus 1 is equals to n gamma n, whereas gamma of n plus 1 can also be written as in a form of factorial, which is nothing but n factorial. And at last one more number must be known to me, the gamma of half used to be equals to of root over pi. ठीक है, तो अब मैं इससे कुछ आर्बिट्री प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, और प्रॉब्लम लूंगा तो डेफिनेटली आपको कुछ आसानी होने जा रही है समझने में। देखो समझने में कैसे आसानी हो सकती है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अब इसमें फटाफट मैं कुछ एग्जांपल्स माउंट कर रहा हूं। पहला प्रॉब्लम हो सकता था आपका बाय द वे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है किससे, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन से। लेकिन अगर बाय द वे आप इनको कंपेयर करते हैं तो यार n माइनस 1 की जगह में क्या है, x टू द पावर 0 है। अगर x टू द पावर 0 है तो सीधी से मतलब ये है, यहाँ ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, n माइनस 1 यहाँ पर है और यहाँ क्या है, x टू द पावर 0 है। इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आने जा रहा है वो गामा ऑफ n आने जा रहा है। गामा ऑफ n कितना है यहाँ पर, 1। ठीक है, तो गामा ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो गामा ऑफ 1 को लिख सकते हैं आप, गामा ऑफ 1 को लिख सकते हैं गामा ऑफ 0 प्लस 1 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 0 फैक्टोरियल एंड आंसर यूज्ड टू बी 1। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आप दूसरा प्रॉब्लम ले सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता था 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे n माइनस 1 की जगह में क्या है, 1 है, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, गामा 2। गामा 2 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, गामा 2 को लिख सकते हैं आप फैक्टोरियल ऑफ 1, और यहां से भी जो आंसर आएगा वो कितना आने जा रहा है, 1। ठीक है, अगर थर्ड क्वेश्चन ले सकता हूं मैं आर्बिट्री अगर थर्ड क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x, मान लिया मैंने ले लिया रैंडमली x क्यूब dx। तो अगर आप कंपेयर करेंगे n माइनस 1 को 3 से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो यहां से जो वैल्यू आने जा रही है वो आने जा रही है गामा ऑफ 4। गामा ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 फैक्टोरियल। और अगर आप जैसे इसको 3 फैक्टोरियल लिखते हैं सो इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 6। ठीक है, अब प्रॉब्लम को मैं थोड़ा ट्रिकी कर रहा हूं। अब मैं जाता हूं फोर्थ प्रॉब्लम में। फोर्थ प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर हाफ dx। ठीक, अगर आप इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू हाफ, तो n विल बी इक्वल्स टू ऑफ गामा ऑफ 3/2। लेकिन अब यहां से पंगा फंस गया है, पंगा ये फंस गया है, गामा ऑफ 3/2 को आप फैक्टोरियल ऑफ हाफ लिख सकते हैं, बट द फैक्टोरियल ऑफ हाफ इज नॉट नोन टू मी। क्यों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर इंटीजर के लिए इंक्लूडिंग 0 के लिए आप क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। लेकिन गामा 3/2 का मैं कुछ प्रोसेस कर सकता हूं। देखो गामा 3/2 को मैं लिख सकता था, देखो कहां से लिख सकता था, देखो गामा 3/2 को मैं क्या लिख सकता था, n गामा n, क्या लिख सकता था मैं, n गामा n। तो सबसे पहले इसको क्या लिखता हूं मैं, 1/2 प्लस 1। इस फॉर्म में अगर लिखा गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n गामा n, बोले तो कितना, हाफ गामा हाफ। और हाफ गामा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कितनी, √π। सो आंसर होने जा रहा है इसका √π/2। ठीक है, इसी सीक्वेंस में एक फिफ्थ प्रॉब्लम भी हो सकता था, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x। बाय द वे अब मैं प्रॉब्लम को जानबूझ के बड़ा कर रहा हूँ, ये हो गया 5/2 dx। ठीक है, n माइनस 1 को आप कंपेयर करेंगे 5/2 से तो डेफिनेटली यहाँ आंसर कितना आने जा रहा है, 7/2। यार 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5/2,
तो इसका मतलब 1 + 5/2 का गामा जो होने जा रहा है वो कितना होने जा रहा है 5/2 इंटू गामा 5/2। ठीक, गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 3/2। 1 + 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2। ठीक है, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप 1 + 1/2। यहाँ क्या आएगा 1/2 इंटू गामा 1/2। हाँ, फंसा यही पेज, लेकिन ये वैल्यू मेरे को ऑलरेडी नोन है और ये आंसर आने जा रहा है कितना √π। तो हैंस द आंसर इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट, इज 5 3 15 √π डिवाइडेड बाय ऑफ 8। बड़ा आसानी तो है कैलकुलेट करना, थोड़ा सा ध्यान देना, केवल सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान होने जा रहा है। बाय द वे मैं ले लेता हूँ 6th प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e⁻ x² dx। ध्यान देना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले x² को क्या रखना होगा, मेरे को t रखना होगा। ठीक है, x² को t रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिमिट्स भी चेंज होंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो यार 0 का स्क्वायर जो होगा t डिफाइन करेगा, t की वैल्यू भी क्या होगी 0। जब x की वैल्यू +∞ है तो t की वैल्यू भी क्या होगी +∞ होगी। इसका मतलब ऐसा सच इस प्रॉब्लम में लिमिट तो चेंज नहीं होने जा रहा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन किया है दोनों साइड पे, बाय द वे किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में किया होगा, तो ये होगा 2x = dt/dx। यही होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है 2x = dt/dx। ये होगा dx = dt। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिप्लेसमेंट करना चालू करूँ, नीचे कर लेता हूँ रिप्लेसमेंट, तो अभी तो कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। e⁻x², x² की जगह में क्या रख रहे हो आप t, तो ये क्या हुआ e⁻t। dx की जगह में क्या रख रहे हो आप dt डिवाइडेड बाय ऑफ 2x। x क्या है थोड़ा सा ध्यान देना, √t। क्या है √t। तो अब तो ये प्रॉब्लम आसानी से फिर हो चुका है यार, कुछ नहीं है। आप इसको क्या करें 1/2 को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ओवर कहाँ से कहाँ करोगे 0 से इन्फिनिटी करोगे, और साथ में क्या होने जा रहा है e⁻t t⁻−12 dt। यही होने जा रहा है। चलो अगर आप इसको कंपेयर करोगे किससे, फॉर्म तो आ चुका है इस फॉर्म में, n-1 को अगर आप कंपेयर करते हो किससे -12 से, तो ये होगा n = -12 + 1। यहाँ आएगा कितना, ये पूरा का पूरा वर्थ है किसका गामा ऑफ हाफ का, और गामा ऑफ हाफ पहले देख चुके हो कितना है √π। तो इसका आंसर आने जा रहा है √π डिवाइडेड बाय 2, √π डिवाइडेड बाय 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो सकता था बाय द वे -2x² dx -∞ to 0। देखो अब पंगा कैसे हो सकता है यार, एक चीज़ ध्यान देना, -∞ to 0। अब बाय द वे इस प्रॉब्लम को जब तक आप ग्राफिकली नहीं समझ पाएंगे, डेफिनेटली यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये क्या है, मैंने पहली क्लास में बताया था, ये क्या है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका कर्व का। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे भी, तो ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व कुछ नहीं होने जा रहा, कर्व वुड बी सॉर्ट ऑफ दिस। ये आपको एरिया अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ पूछा है, -∞ से 0 के बीच में पूछा है। तो यार ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसको कल के दिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से इन्फिनिटी e⁻²x² dx। अब ये प्रॉब्लम डेफिनेटली तैयार बैठा है किससे सॉल्व होने के लिए, गामा इंटीग्रेशन से। कुछ नहीं करना है आपको इस प्रॉब्लम में, क्या करना है 2x² को t लेना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड एट लास्ट यू विल गेट द आंसर। वो आप घर में करोगे। लेकिन देखो ये प्रॉब्लम में जानबूझ के इंटीग्रेशन -∞ से स्टार्ट किया था, केवल ये जज करने के लिए कि आपको ग्राफिकली प्रॉब्लम नोन है या नहीं है। ठीक है, कल के दिन एक प्रॉब्लम हो सकता था -∞ e⁻x² dx। ये तो यार e⁻x² का कर्व भी यही होगा। आप इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ना करके, कहाँ से 0 से इन्फिनिटी ना करके, कहाँ 0 से -∞ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो जितने भी एरियाज ऊपर की तरफ बनेंगे वो सब किसकी तरह काउंट होंगे, निगेटिव की तरह काउंट होंगे। तो आप इसको ये लिख सकते हैं -0 to e⁻x² dx। बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे भाई। और यहाँ से आंसर आपने पहले निकाला हुआ है, केवल क्या होगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा। आपसे कल के दिन प्रॉब्लम ये भी पूछा जा सकता था, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to 0 e⁻x² dx। बिल्कुल पूछा जा सकता था यार। इसका मतलब आप कहाँ -∞ से 0 की तरफ जा रहे हो तो एरिया ऊपर की तरफ बने हैं, वही एरिया कहाँ 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, सिमेट्रिकल कर्व है तो वही एरिया बनने जा रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते थे सीधे सीधे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e⁻x² dx। आंसर तो बिल्कुल सेम आता, और आंसर जो है वो कितना है
सो देर इज नो चेंज एज सच। तो यार गामा के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, गामा का पैटर्न ध्यान रखना कि गामा का पैटर्न होता कैसे है और वो किस किस टाइप के प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि e⁻x² आया तो छोड़ के आगे, नहीं, e⁻x² को भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इससे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आप आगे पढ़ने जा रहे हो किसमें, गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजुअली अपन यहाँ अगर छोड़ भी देते हैं तो वहाँ इसको पूरे के पूरे कंपोनेंट को अच्छे से क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। और एड्रेस करने के लिए डेफिनेटली you should have the at least fair idea about this particular structure, ठीक है। Is it part clear? चलिए, इससे गेट के कुछ प्रॉब्लम लूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। गेट में कुछ 7 से 8 प्रॉब्लम आए हैं। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एज फार एज द गेट इज कंसर्न, as far as the gate is concerned, ठीक है। अब आपका क्या हो चुका है, गामा इज ऑलमोस्ट ओवर। गामा ओवर होने के बाद मैं जाऊंगा कहां पर, बीटा फंक्शन पे या बीटा इंटीग्रेशन पे। सो प्रॉब्लम इसके, चलो एनीवेज, तो बीटा इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट होता है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गोना बी द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 xn minus 1 minus x to the power m minus 1 dx is equals to of beta of m comma n which is equals to of gamma of m gamma of n divided by of gamma of m plus n, ये ठीक है। तो ये फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना, आगे कुछ प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इट पार्ट क्लियर? देखो यार एक चीज ध्यान देना, ये अगर रिवर्स भी हो जाएंगे तो कोई चेंज नहीं है। m की जगह में n रखते और n की जगह में m रखते तो चेंज क्या होता है, m की जगह में n की जगह में m, न्यूमरेटर वुड हैव बीन सेम, इवन डिनोमिनेटर वुड हैव बीन सेम। तो n की जगह में m भी रिप्लेस कर सकते हो और m की जगह में n भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये याद करके मत जाना कि x के पावर में m था कि n था, अगर दोनों में से कुछ भी लेते हो अल्टरनेटिवली यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। लेकिन देखो इसका एक्चुअल यूसेज कहाँ किया जा सकता है, बहुत अच्छा यूसेज है इसका यूसेज किया जा सकता है किसके लिए, साइन और कॉस के पावर्स के कैलकुलेशंस के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। बाय द वे मैंने क्या ले लिया है, लेट्स अज्यूम x इज इक्वल्स टू, मैंने क्या ले लिया है, मान लो साइन थीटा ले लिया है। x इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है, साइन थीटा। साइन थीटा भी मतलब एक काम कर लो, इसको साइन स्क्वायर थीटा ले लो, ठीक है। x इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिया है, साइन स्क्वायर थीटा लिया है। चलिए अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कैलकुलेशन करूँगा किसकी, थीटा की, फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं। अगर बाय द वे सबसे पहले मैंने क्या किया है, x की वैल्यू को अगर 0 रखा है, इसकी लोअर लिमिट है, x की वैल्यू को अगर 0 रखा है, ठीक है, तो यहां क्या होने जा रहा है, 0। जब x 0 होगा तो किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा, तो डेफिनेटली थीटा इज इक्वल टू किसके लिए, 0 के लिए, ठीक। सिमिलरली मैंने क्या रखा है, x इज इक्वल टू ऑफ अपर लिमिट 1। तो ध्यान देना जब x 1 होगा इसका मतलब द डिमांड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा, और साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा क्या हो, पाई बाई 2। तो रिप्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ आर द साइड, चलो थीटा के रिस्पेक्ट में कर लिए, ये वैल्यू कितनी होगी, dx डिवाइडेड बाय ऑफ d थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। आप थीटा को इधर ट्रांसफर करो तो dx जो आया वो कुछ ऐसा आया, ठीक है। इससे पार्ट क्लियर, कुछ नहीं, यहाँ फीड करना चालू करो ये पूरे के पूरे कंक्लूजन को फीड करता हूँ। भाई x 0 है तो थीटा कितना है, 0 है, x 1 है तो थीटा कितना है, पाई बाई 2 है, x है कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, थोड़ा समझ के ना, साइन थीटा स्क्वायर करने जा रहे हैं आप n-1 का, तो ये क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर विल गेट मल्टीप्लाइड, ये कितना होगा 2n-2। सिमिलरली 1 माइनस x कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, ये होने जा रहा है आपका कॉस थीटा टू द पावर 2m-2, ठीक है। और यहां से जो dx आने जा रहा है वो होगा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और ये जो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू ऑफ दिस, यही होने जा रहा है, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ दिस।
तो यहाँ से आप एक फाइनल कंक्लूजन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है मुझे, 0 से π/2। अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा sin थीटा टू द पावर 2n -2n + 1 विल बिकम -1 इंटू cos थीटा टू द पावर 2m - 1 d थीटा इज इक्वल्स टू, ऑफ 2 कॉमन निकाल के लेके जाएं आप कहाँ, राइट साइड में, डिवाइडेड बाई ऑफ 2। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको गामा फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर लो। ये होगा गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाई ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये कर लेने के बाद प्रॉब्लम कितना आसान हो गया है, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। कोई आपसे ये पूछ लिया भाई एक काम कर ले, निकाल के दे दे मेरे को इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin टू द पावर 3 थीटा d थीटा कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनसे कंपेयर करना है। अगर आप इनसे कंपेयर करेंगे तो साइन का पावर वहाँ 3 है और यहाँ क्या है 2n - 1 है। इसका मतलब 2n - 1 इज इक्वल्स टू ऑफ 3, तो n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2। सिमिलरली 2m - 1, यहाँ cos का पावर कितना है, 0 है, तो थोड़ा सा इसको भी संभल के 2m - 1 इज इक्वल्स टू ऑफ 0, तो m की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, हाफ। m की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, हाफ। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो होगा बीटा ऑफ m, n। m कितना है, हाफ है, और n कितना है, जस्ट अ मिनट, और n कितना है, 2 है, और इसके नीचे होने जा रहा है डिवाइडेड बाई 2। और ये निकालना तो बड़ा आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, गामा ऑफ m बोले से गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 3/2, गामा ऑफ 3/2, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो गामा ऑफ हाफ कितना होने जा रहा है, √π, ये देखा हुआ है। गामा ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 फैक्टोरियल 2। गामा ऑफ 3/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 इंटू गामा ऑफ हाफ विच इज इक्वल्स टू √π। आंसर जो आने जा रहा है वो आने जा रहा है 1, ठीक है। तो यार ये कल के दिन एक किसी भी प्रॉब्लम को आराम से आप क्या कर सकते हो, स्मैश कर सकते हो। तो आप लोगों का होमवर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रैंडमली, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 कल के दिन हो सकता है sin टू द पावर 3t इंटू cos टू द पावर 5t dt। यार क्या टफ है इसमें। देखो अगर कंपेयर करता हूँ मैं इसको, आपस में कंपेयर करूंगा, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2n - 1 जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ से -1 3 से ऐड होगा, कितना हो गया 4, तो n की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 2, n की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 2। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं 2m - 1 को किससे, 5 से, 1 और 5 ऐड हो गया, कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3। और बीटा ऑफ 3,2 निकालना बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि आप गामा से इसका रिलेशनशिप जानते हो। तो इससे मजेदार कंपोनेंट ये आउटकम में आया कि आपका कितना भी टफ साइन का पावर हो, कॉस का पावर हो, इवन दोनों का पावर हो, आप उसको डाइल्यूट कर चुके हो किस फॉर्म में, गामास के फॉर्म में। और गामास के फॉर्म में अगर उसको डाइल्यूट कर चुके हो तो आंसर इज इन योर हैंड। अग्रीड। थोड़ा सा ध्यान देना, द गामा इंटीग्रेशन एज वेल एज द बीटा इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा तो फिर भी कम है, बट गामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन। इज इट पार्ट क्लियर? Hello dear friends, this is a problem from GATE Electronics year of 2016. Let's see what the problem says. The problem says that the integration from 0 to 1 dx divided by √1 minus x is equals to of. यार एक चीज ध्यान देंगे, सबसे पहले तो मैं इस कर्व को देखता हूँ। ये कर्व के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका जो लिमिट्स है वो तो फाइनाइट है, लेकिन अगर बाय द वे आप √1 minus x को जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एट इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, दैट्स गोना बी 1/इन्फिनिटी, जाएगा कहाँ, 0 की तरफ। लेकिन जब x की वैल्यू 1 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगी तो कायदे से ये क्या हो जाएगा, 1/0, मैग्नीट्यूड कहां जाने की कोशिश करेगा, इन्फिनिटी। लेकिन x की वैल्यू जैसे ही 1 से बड़ी हुई, कायदे से डिनोमिनेटर में जो √ओवर का कंपोनेंट है उसके अंदर का कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, इट्स गोना बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बट एनीवेज इन दैट केस द इंटीग्रेशन विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द रियल फंक्शन। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर मैं फंक्शन 1/√1 माइनस x की अगर स्टडी करता हूं तो एट x इक्वल्स टू 1 से जस्ट पहले बोले तो 1 माइनस में कहां जाने की कोशिश कर रहा है, इन्फिनिटी। 1 प्लस पे डिफाइंड ही नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि कायदे से अगर मैं पूरे के पूरे इंटीग्रेशन की स्टडी करता हूं तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ a, b इंक्लूडिंग a एंड b फंक्शन कहां पर
बी पे या फिर 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो होने जा रहा है वो किसका होने जा रहा है, डेफिनेट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तब पहले इस कर्व को ड्रॉ कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, जहां आपको लगता है कि लिमिट इम्प्रॉपर है उसको m फीड करो और ये क्या होगा 0 to m dx रूट ओवर 1 माइनस एक्स। लेकिन आपका m जो है वो कहां जाएगा, 1 से थोड़ा पहले, क्योंकि अगर m थोड़ा 1 के बाद गया तो आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा भाई, इंटीग्रेशन 0 से m तक जाएगा और जहां m केवल प्रिवेल करेगा या पर्टेन करेगा टिल 1 माइनस। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अभी मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए केवल इसका क्या किया है, कैलकुलेशन किया है। लास्ट में फीड करने जा रहा हूं लिमिट m टेंड्स टू 1 माइनस। देखो तो मैंने क्या किया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स को ऊपर ले गया है, क्या हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 माइनस एक्स को क्या फीड करना होगा, t फीड करना होगा। तो यहां से मैंने डिफरेंशियल कंपोनेंट निकाल लिया, माइनस dx इज इक्वल्स टू dt और dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt। थोड़ा यहां ध्यान देना, बच्चा मिस्टेक करता है। अगर बाय द वे आपने यहां क्या किया है, वेरिएबल्स को क्या किया है, कंपनसेट किया है, तो आपके लिमिट्स भी क्या होंगे, अकॉर्डिंगली कंपनसेट होंगे। 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t है, तो जब x क्या है, लोअर लिमिट 0 है तो t की वैल्यू होगी 1। सिमिलरली x जब m है अपर लिमिट तो t की वैल्यू होगी 1 माइनस 1 m। यहां फीड कर रहा हूं मैं। यहां फीड करने के बाद ये वैल्यू कुछ यहां तक पहुंची है, थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है। माइनस विल रिमेन माइनस। आप इंटीग्रेशन आप टी टू द पावर माइनस हाफ करेंगे तो ये क्या होगा, टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय ऑफ माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर प्लस हाफ और नीचे होगा प्लस हाफ, और इसके 2 को आप कहां लेके आ सकते हो, ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, अब बाय द वे इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं फीड करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, टी टू द पावर हाफ में टी की जगह में 1 माइनस एम रखेंगे तो होगा 1 माइनस एम टू द पावर हाफ माइनस 1 टू द पावर हाफ। अब यहां मैं लिमिट रख रहा हूं, लास्ट में देखना जो मैंने पहले लिखा था, लिमिट m टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस अगर रखोगे तो सबसे पहली बात इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यार 1 माइनस का मतलब ये जो m है वो प्रिसाइजली 1 नहीं है, 1 से थोड़ा पहले है। इसका मतलब ये होगा 1 माइनस m को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे जहां m टेंड्स टू माइनस 1, m 1 माइनस है, तो ये वैल्यू पहली बात तो एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और आई कैन से द वैल्यू होगी क्या, 0 प्लस। तो एक चीज ध्यान देना, प्लस का रूट ओवर तो पॉसिबल है, जो क्या होगा, एक रियल वैल्यू होगा, और अगर वैल्यू 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0 ही होगा। सो आई कैन राइट दिस एज 0 एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, द आंसर इज गोना बी 2। ध्यान देना, ये प्रॉब्लम लिमिट से ही सॉल्व करेंगे आप। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है किसका है, इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन का है। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, या द प्रॉब्लम हैज कम इन गेट इंस्ट्रूमेंटेशन ईयर ऑफ 2005। सो लुक इट इन द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम सेज दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 upon x square will be equals to ऑफ। यार फिर से ये प्रॉब्लम क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल का है। क्यों, किसको सी में है, -1 से 1 तक अगर आप 1 upon x square का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके जो लिमिट्स हैं वो अभी भी क्या है, फाइनाइट हैं। लेकिन अगर आप 1 upon x square को एज सच कर्व की तरह अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा एट x इज इक्वल्स टू 0 पे 1 upon x square का जो कर्व है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये क्या बनाता है आपका, एक रेक्टेंगुलर पैराबोलाइड क्या बनाता है, एक फंक्शन बनाता है। बट जो भी है ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, 1 upon x square का कर्व है। दिस कर्व इज फॉर द 1 upon x square कर्व। ये आपने x एक्सिस लिया, ये आपने y एक्सिस लिया, और आपको ये पता चला कि कायदे से आपका जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा, और वो इंटीग्रेशन भी थोड़ा संभल के करना। पहला इंटीग्रेशन होगा -1 से लेके कहां तक, m तक, किसका, 1 upon x square dx का। और यहां लिमिट बिल्कुल क्लियर रखना भाई मेरे, लिमिट m टेंड्स टू क्या होगा, आप 0 से जस्ट पहले रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन ही आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है, सिमिलरली प्लस दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, बाय द वे n से आप कहां तक जा रहे हैं, 1 तक, क्योंकि आपको जाना कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। यहां इंटीग्रेशन होगा 1 upon x square, साथ में क्या होगा, dx। और यहां थोड़ा सा क्लैरिटी रखेंगे, यहां जो लिमिट होने जा रहा है, लिमिट होगा n टेंड्स टू क्या, 0 प्लस 0 के जस्ट बाद से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं टिल 1, और ये आपके दो क्या हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो आप पहले यहां से कहां तक जाएंगे, क्लियर रखेंगे, 0 माइनस तक जाएंगे, और उसके 0 प्लस से यहां तक जाएंगे, और आपको बेसिकली इसका एरिया अंडर दी कर्व निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं 1 upon x square का इंटीग्रेशन कर लेता हूं। 1 upon x square का इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो सबसे पहले आप x square को अगर ऊपर में लेके चले जाएंगे तो वैल्यू विल बी x टू द पावर -2। x टू द पावर -2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर -2 + 1 दैट विल बी x टू द पावर -1, और सामने क्या होगा, माइनस कॉमन निकलेगा। ठीक है, आप इसके लिमिट्स ले लें। लिमिट्स जो होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, -1 से m तक जाएगा, जहां की m जो है कहां की तरफ जा रहा है, 0 माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस यहां जो होने जा रहा है वो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू
0 प्लस इंटीग्रेशन तो हूबहू होने जा रहा है, ये होगा आपका माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 और इसके लोअर और अपर लिमिट्स होने जा रहे हैं n और कहाँ 1। ठीक है, चलिए यहाँ आप चाहें तो एक काम करो, अब सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लो, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, और ये जो वैल्यू है वो कितनी है 1/x है। चलिए तो इसको लिख सकते हैं 1/x। 1/x का अगर अपर लिमिट आप फीड करते हैं m तो ये होगा 1/m। ठीक है, साथ में माइनस टाइम्स ऑफ 1/, अब क्या करना है आपको, जो लोअर लिमिट फीड करना है वो फीड करना है कितना, -1। -1 यहाँ फीड करें तो आप इसको सीधे सीधे +1 भी लिख सकते हैं, ये होगा +1। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो रिजल्ट आया मेरे हाथ में वो आया 1/m + 1, यही हुआ 1/m + 1। अगर बाय द वे मैं क्या करता हूँ, इसका लिमिट लेता हूँ m टेंस टू कितना 0+ लूंगा अभी थोड़ी देर में, प्लस यहां से भी अगर कॉमन मैंने माइनस निकाल लिया है तो कहानी यहां कैसी होगी देख लो, यहां होगा लिमिट, ये 0 माइनस है सॉरी, लिमिट n टेंस टू 0+ माइनस तो आपने ऑलरेडी कॉमन निकाल रखा है, तो यहां से जो रिजल्ट आने जा रहा है अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 दैट्स गोना बी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसको अगर थोड़ा क्या करने की कोशिश करूंगा, एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करूंगा, तो यहां से समझ में ये आता है भाई 1 विद अ माइनस साइन -1 एंड सिमिलरली 1 विद अ माइनस साइन -1, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा -2। ठीक है, आगे जो आपके हाथ में जो वैल्यू बचती है वो बचती है माइनस टाइम्स ऑफ लिमिट m टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1/m, सिमिलरली प्लस लिमिट n टेंस टू 0 + 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n। ठीक है, चलिए तो आगे एक फिर से देखते हैं, ये होगा -2 माइनस, यार अगर बाय द वे आपने क्या लिखा है 0 माइनस लिखा है तो 1/0 माइनस जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है -∞। फिर से रिपीट करूंगा, 1/0 माइनस मैंने पहले पढ़ा हुआ है, 1/0 माइनस क्या होगा -∞, और माइनस और माइनस क्या हो चुका होगा प्लस, क्या हो चुका होगा प्लस। सिमिलरली एक स्टेप और आगे जाके देखता हूं मैं, अगर इसको मैंने क्या किया प्लस किया है और यहाँ क्या है n टेंस टू 0+ है, तो अगर 1/0+ लिखते हैं तो डेफिनेटली 0+ का मतलब जो 0 है इज अ एक्सट्रीमली स्मॉलर वैल्यू, बट साइन तो अभी भी क्या है पॉजिटिव है, तो फिर से क्या अकाउंट करेगा इन्फिनिटी। और अगर आप ऐड करते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में पढ़ा हुआ है, इन्फिनिटी और 2 घटाते भी हैं तो वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर कभी भी आपका इंटीग्रेशन अगर इम्प्रॉपर है और आपने अगर उसकी इंटीग्रल वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी निकाल ली तो बाय डिफॉल्ट वो उसका आंसर नहीं कहलाएगा, इट्स कॉल्ड द डाइवर्जेंसी ऑफ दैट इंटीग्रेशन। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर बाय द वे मैं इसका अगर आंसर देखता हूं, सो द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोना बी बी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इज गोना बी डी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार जो प्रॉब्लम होता है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी हो जाता है, बच्चा उस चीज को ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन ये है अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिमिट्स में है देख के समझ में आता है, लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यूज हैं तो आप कम से कम दिमाग में ये रखो कि आपका फंक्शन जो है थ्रू आउट द रेंज ऑफ व्हाट लिमिट्स आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। बट एनीवेज द आंसर इज गोना बी डी। चलो इसी सीक्वेंस में अब नेक्स्ट हैज कम इन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2010। द प्रॉब्लम सेज दैट द फॉलोइंग प्लॉट शोस अ फंक्शन y which varies linearly with x, the value of integral I is equals to from 1 to 2 y dx। यार ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन अगर आपको नोन है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम को आप आसानी से क्या कर सकते हो, स्पेस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपके लाइन के 2 पेनिट्रेशन पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पेनिट्रेशन पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन आसानी से निकाल सकते हो। आप मेरा पहला लेक्चर देखना जहां मैंने क्या किया है, लाइन को अच्छे से एलोबोरेट करने की कोशिश की है। तो यार अगर ये वैल्यू निकल गई तो कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है भाई मेरे, 1 से 2 तक करना है, तो वो तो कोई भी कर सकता है। इंटीग्रेशन करना है इसका, कहां से कहां तक करना है, 1 से 2 तक करना है और इसका आंसर निकाल लेना। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका आप ग्राफिकली भी इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आपको इंटीग्रेशन जो करना है वो कहां से कहां तक करना है, 1 से 2 तक करना है। मतलब कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से 2 तक जाएगी। ये बाय द वे मैंने क्या लिया है, x इक्वल्स टू 1 लिया है, और ये बाय द वे मैंने क्या लिया है, x इक्वल्स टू 2 लिया है। तो बेसिकली आपको जो एरिया कैलकुलेट करना है वो इस रीजन का कैलकुलेट करना है। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y जो है वो कितना है यहाँ पर, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में x प्लस 1 है। तो इसका मतलब अगर ये x 1 है तो y कितना होगा 2, और x 2 है तो y कितना होगा 3।
यार एक चीज ध्यान देना, आप अगर कहां से कहां जा रहे हो, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो और एरिया कहां बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो वो काउंट होगा क्या, पॉजिटिव की तरह। तो इसका मतलब यहां जो भी एरिया निकलता है उसके सामने क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। बस ये बच्चा कि एरिया कैसे निकालोगे। एरिया कुछ नहीं करना है यार, एक चीज ध्यान देना, एक बड़े ट्रायंगल में से अरे एक छोटा ट्रायंगल को घटा लो। देखो ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं। बड़े ट्रायंगल का एरिया सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका बेस लेंथ कितना है। -1 से 2 तक के बीच का जो बेस लेंथ होगा वो डेफिनेटली कितना होने जा रहा है, 3। तो ये क्या करूंगा मैं, हाफ टाइम्स ऑफ 3, और साथ में इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3। क्लियर है। तो अगर मैं इसका बेस लेंथ देखता हूं तो -1 से 2 के बीच में कितना है, ये 3, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 3। और अगर ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इट्स गोना बी हाफ टाइम्स ऑफ 3 × 3। अब इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, ये एरिया को सब्सट्रैक्ट करने जा रहा हूं। ये एरिया को सब्सट्रैक्ट करने के लिए फिर क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ × अब जो बेस लेंथ है वो कहां से कहां, -1 से 1 तक के बीच का बेस लेंथ होगा 2, और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, 2। या क्या लेंगे आप, इसका मॉड लेंगे। यही करने जा रहे हैं। और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, बिल्कुल पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो एरिया आपने बाउंड किया है वो कहाँ की तरफ बना है, ऊपर की तरफ बना है। तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना होने जा रहा है, 3 3 9 डिवाइड बाय 2 इज गोना बी 4.5। और ये क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। और आप इसको क्या करेंगे, 2 से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आने जा रही है, 2.5। एनीवेज द आंसर इज गोना बी बी। और अब मैं ये बोलूंगा कि आप मैथमेटिकली भी यहाँ से कैलकुलेट करोगे, सो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। तो मैं बोल रहा हूँ आइदर यू कैन यूज द ग्राफिकल मेथड, आइदर यू कैन यूज द मैथमेटिकल मेथड, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। अग्रीड। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। यार एक थोड़ा सा अच्छा और बड़ा प्रॉब्लम है, ग्राफिकल प्रॉब्लम है। मैंने ग्राफिकली आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस तो इसकी वैलिड हो ही नहीं सकती। मैं ऑप्शंस को अभी रूल आउट कर रहा हूँ। मैं सीधे सीधे इस ग्राफ को क्या करने जा रहा हूँ, ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये कुछ आपका ग्राफ है, ये आपका इनपुट ग्राफ f(x) है। ये आपका इनपुट ग्राफ क्या है, f(x) है, कुछ ऐसा। ये आपका इनपुट ग्राफ f(x) है, कुछ ऐसा। ये ठीक है, ये आपका इनपुट ग्राफ f(x) है। वैल्यूज अगर मैं देखता हूं तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -5 है। सिमिलरली 0 है, 0 है। यहाँ क्या है, -2 है। यहाँ क्या है, +2 है। क्या है, +2 है। ठीक है यार, मैंने पहले भी बोला था और अब फिर से बोल रहा हूँ भाई मेरे, बाय द वे आपको जो इंटीग्रेशन करके एक नया कर्व बनाना है, पहले तो ये क्लियर रखना इंटीग्रेशन कहाँ से लेना है। आपको लेना है -5 ऑनवर्ड्स। तो आपको इंटीग्रेशन जो लेना है वो कहाँ से लेना है, -5 ऑनवर्ड। कहाँ तक, जिस पॉइंट पे आप स्टडी कर रहे हैं, किसका, आपके फंक्शन f(x) dx का। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ कर्व ने अपने बिहेवियर को चेंज किया है वहाँ मैंने क्या किया है, वर्टिकल लाइन्स ड्रॉप की है नीचे की तरफ। वर्टिकल लाइन्स ड्रॉप की है नीचे की तरफ वर्टिकल लाइंस ड्रॉप की है यहाँ, कुछ ऐसा। तो सबसे पहली बात तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि ये क्या है, आपके पास कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन किसका है, एक स्ट्रेट लाइन का, और वो भी क्या है, निगेटिवली स्लोप्ड है। अगर निगेटिवली स्लोप्ड होगा तो उसका इंटीग्रेशन जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, पैराबोला। और पैराबोला जो होगा वो अपर फेसिंग होगा, लोअर फेसिंग होगा। भाई लोअर फेसिंग होगा, आप स्टडी कर लेना, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। लेकिन आप इधर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे एरियाज कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब आपका एरिया का जो कैलकुलेशन है, अकाउंटिंग होगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सबको मारो गोली। आप अगर लोअर फेसिंग पैराबोला लेते हैं तो इसमें से ये कर्व लेंगे या ये कर्व लेंगे, डेफिनेटली कौन सा कर्व लेने जा रहे हो आप, ये वाला कर्व लेने जा रहे हो। क्यों, क्योंकि वहां से आपका एरिया क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है। एरिया कहाँ, नीचे की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली एरिया जो होगा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक फ्लैट लाइन है, और वो भी क्या है, साथ में जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है विद निगेटिव साइन। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन होगा विथ द निगेटिव स्लोप। तो ये कर्व कुछ ऐसा होने जा रहे हैं, निगेटिव स्लोप। ठीक है, अब इस बीच के आप जैसे ही आप इसके आगे गए तो अब आपके पास क्या है, एक लाइन है विद द स्लोप ऑफ पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये क्या बनाने जा रहा है, अपर फेसिंग पैराबोला बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है, अपर फेसिंग पैराबोला बनाने जा रहा है। और कहाँ की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपर फेसिंग पैराबोला का कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए वैलिड होगा, तो अभी आपका स्ट्रक्चर जो वैलिड होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये सिमिलरली आगे को आप कंप्लीट कर सकते हो। और यहां जो ध्यान देंगे, ये क्या है, निगेटिव स्लोप है। और यहां क्या बनने जा रहा है आपके पास, लोअर फेसिंग पैराबोला, कुछ ऐसा। ठीक है,
तो आपके पास जो बेस्ट मोस्ट आंसर आएगा, यार एक चीज ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने से पहले मैंने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया है, वो जरूर पढ़ लेना। तो इसका जो बेस्ट मोस्ट आंसर आने जा रहा है वो आने जा रहा है, लेट मी सी दैट, सो दैट्स गोना बी सी, दैट्स गोना बी सी। ऑप्शन ए तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए बता रहा है कि जो आपका मैग्नीट्यूड है किसका, इंटीग्रेशन का, एट जीरो पे कितना है, जीरो पे कितना है, जीरो तो हो ही नहीं सकता भाई, -5 से 0 जब आप इंटीग्रेशन करेंगे उनका पूरा का पूरा एरिया का वर्थ उस समय निगेटिव होगा, वो नहीं हो सकता था। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे इंटीग्रेशन का वर्थ कहां से कहां, -5 से लेके 0 विच इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, कहां है, नीचे की तरफ बना है तो निगेटिव ही होगा। और आप देखेंगे आप कर्व नंबर बी को, तो वहां जो इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन का जो कर्व बना हुआ है, कहां है, x = 0 पे 0 से क्रॉस करता है, विच विल नॉट बी ट्रू। तो सिमिलरली सी और डी में से देख के एक चीज समझ में आता है, द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी सी। थोड़ा ध्यान देना यहां पर, नहीं तो यहां मिस्टेक बच्चा बार बार करता है, ठीक है। सो द ऑप्शन इज गोना बी सी। Similarly, in the same sequence, we are going to take the next problem. गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 2014। ये ध्यान देना, इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार बच्चों से नहीं बनते, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन वो अच्छे से तो पढ़ के गया है, लेकिन आप जो नॉलेज प्रोसेस किए हुए उसको शायद अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाए। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम ही लेता हूं मैं, इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 2014। इट्स अ 0 to 2 x - 1 होल स्क्वायर साइन ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय ऑफ x - 1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ cos x - 1 dx विल बी इक्वल्स टू ऑफ। यार एक चीज ध्यान देना, ये प्रॉब्लम इतना टफ है कि आप कहीं से भी तोड़ो मरोड़ोगे, आप सीधे सीधे इसको प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्म में इसका कैलकुलेशन करना टफ है। तो आप रिकॉल करो कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम या अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलेंगे तो आप ट्राई करो कि कोई भी एक किससे प्रॉपर्टीज से इसको कनेक्ट करने की। यार ना तो ये इवन है, देखो इवन है क्या है, थोड़ा सोच के बोलना। बाय द वे अगर मैं क्या बोलता हूँ, इवन और ऑड का तो बेसिक रिक्वायरमेंट तब होता जब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होता, -a से a। तो आप जितने भी प्रॉपर्टीज को रीड करोगे तो शायद आपकी प्रॉपर्टीज कोई काम की नहीं आ रही हैं, वो चाहे वो इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a हो, व्हेन द fx इज इवन एंड ऑड। पहला जो था इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ft dt। यार कोई सा भी क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टीज काम नहीं आ रहा है। तो एक जो प्रॉपर्टी नहीं काम आई थी कभी भी, या फिर एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में पड़ी हुई थी, उसको अपन यूज करने की कोशिश करते हैं। वो क्या था, अगर रिकॉल करेंगे तो वो ये था a to b f of x dx। देखते हैं शायद इससे कुछ बेनिफिट हो जाए। तो यहां क्या होगा, इट रिमेन्स वेरी सेम, और बस केवल एक अल्टरेशन करना होता है आपको, दिस इज व्हाट दिस। तो चलिए मैंने इसको क्या मान लिया है, आई मान लिया है। अब मैं ये प्रॉपर्टी यहां यूज कर रहा हूं, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान देना, x की जगह में आपको रखना क्या है, x की जगह में a प्लस b बोलने से यहां प्रॉब्लम में क्या है, 0 + 2 दैट इज अ 2, और यहां क्या हो गया 2 - x। मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां आप रिप्लेस करने जा रहे हैं क्या, 2 - x। चलिए यहां रिप्लेस करेंगे, कितना होगा 2 - x - 1, कितना हो जाएगा 2 - x - 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 - x होल स्क्वायर, या फिर अगर स्क्वायर है तो माइनस कॉमन निकाल के मैं इसको x - 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां लिखता हूं साइन ऑफ 2 - x 1, तो ये हो जाएगा 1 - x। लेकिन मैं अभी भी माइनस यहां से कॉमन निकाला हूं और इसको मैंने क्या लिखा है x - 1। अगर माइनस कॉमन निकाला है तो बाहर आएगा। नीचे जैसे मैंने ऊपर में लिखा, अगर आप x की जगह में 2 - x फीड भी करते हैं तो ये अभी भी रिजल्ट कितना है, x - होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अगर आपने x की जगह में अगर क्या फीड किया है 2 - x, तो होगा 2 - x - 1 क्या होगा 1 - x। लेकिन अगर माइनस कॉमन में निकालते हैं तो एज वी नो cos ऑफ -θ इज इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा। तो अभी भी इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x - 1 dx, ठीक है। अगर ये इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट में तो होगा 2i, लेकिन राइट में पता चलेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। केवल क्या है, प्लस और निगेटिव का क्या है यहाँ पर डिफरेंस है, और दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी हो चुकी है 0। तो i की वैल्यू होगी 0/2 एंड दैट्स नथिंग बट 0। सो द आंसर इज गोना बी ऑप्शन बी। ध्यान देंगे तो प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम पूछ के नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम कहीं से भी क्या नहीं करते बन रहा है, एक्सप्लेन नहीं करते बन रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम फॉल्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी विच इंडिकेट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is very same as integration of fx from a to b, but here the x has been replaced by a plus b minus x. Is that part clear? इसी सीक्वेंस में एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम आया है फ्रॉम द गेट सिविल इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 2011। फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम है। देखो ये होगा √x
डिवाइडेड बाय ऑफ रूट एक्स प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। बाय द वे मैंने इसके रिजल्ट को मान लिया है आई, ठीक है यार। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता है इसका इंटीग्रेशन करना इज टू डिफिकल्ट, अगर आप सीरियस का इंटीग्रेशन करना चालू करें तो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है भाई, माइनस ए से ए तो है नहीं कि आप इवन आउट लगाएं, तो जो एकदम बेसिक मोट या एलिमेंटल जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आई इज इक्वल्स टू, थोड़ा दिमाग में रखना क्या होगा, किससे रिप्लेस होने जा रहा है, एक्स जो रिप्लेस होने जा रहा है ए प्लस बी माइनस एक्स से, बोले तो 0 प्लस ए माइनस एक्स बोलने से क्या ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ऑफ ए माइनस एक्स प्लस यहां क्या होगा a माइनस एक्स की जगह में क्या रखने जा रहे हो a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से क्या होगा a और a क्रॉस कैंसिल होगा और यहां से जो वैल्यू केवल केवल आपके हाथ में आने जा रही है वो कितनी आने जा रही है x, बचेगा क्या अभी भी dx। इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने से बेनिफिट ये आ रहा है, ये होगा 0 से 1, ऐड करेंगे तो दोनों का न्यूमरेटर तो जो हो, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है। डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो आप इसको फॉर द टाइम बीइंग एज इट इज रख लो, ठीक है। न्यूमरेटर अगर बाय द वे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे क्या होने जा रहे हैं, ऐड होने जा रहे हैं, तो ये होगा रूट ओवर एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर ए माइनस एक्स dx। यार ये और ये गया गया तो कुछ नहीं होने जा रहा, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ओवर 0 to a, तो ये होगा 2i इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होना है मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा केवल केवल x का लिमिट जो होगा वो कहां से कहां तक जाएगा 0 से a, ये होगा 2i इज इक्वल्स टू ऑफ a, तो i की वैल्यू होगी यहां से a/2, ठीक है। सो बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोना बी a/2। सो लेट मी चेक, इट्स गोना बी a/2, डेफिनेटली इट्स गोना बी a/2। तो यार एक चीज ध्यान देना, कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो ट्राई करो कि अगर वो कहीं से भी एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी से शायद वो आसान हो जाए और उस प्रॉपर्टी को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। इस पार्ट क्लियर। चलिए इसी सीक्वेंस में अब मैं कुछ एक आध प्रॉब्लम कर लेता हूं किसके, गामा इंटीग्रेशन के, तो शायद आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। देखो गामा इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम करने जा रहा हूं मैं। देखो गामा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, इट हैज कम इन गेट IT ईयर ऑफ 2006। प्रॉब्लम में ये पूछा हुआ है माइनस इन्फिनिटी टिल 0 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 dx इज इक्वल्स टू f। यार पहले तो एक चीज ध्यान देना, आपको एक क्लियर होना चाहिए, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का जो कर्व होगा वो क्या होगा, बेल शेप का होगा। तो यार बेल शेप का होगा तो आप ये माइनस इन्फिनिटी से 0 कैलकुलेशन कर लें या 0 से इन्फिनिटी कैलकुलेशन कर लें, आपका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, सेम होगा। तो यार इसको मैं लिख सकता हूँ वेरी सेम एज 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। रीजन क्या है लिखने का, भाई मेरे को इस प्रॉब्लम को गामा से सॉल्व करना है और गामा का जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरे को ये किस फॉर्म में चाहिए, टी के फॉर्म में चाहिए, बोले तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 जो है वो क्या चाहिए मुझे, इक्वल्स टू ऑफ टी चाहिए, ठीक है। अगर बाय द वे आप ये कैलकुलेशंस करते हैं तो अगर आप x के वैल्यूज को फॉर्म ऑफ लिमिट फीड करेंगे तो t की भी वैल्यू चेंज होगी। अगर जब x क्या है 0 है लोअर लिमिट में, अगर x 0 है तो t की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, और इवन x इन्फिनिटी है तो t की भी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो एज सच आपके लिमिट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आने जा रहे। हाँ लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन दोनों साइड रिस्पेक्ट टू अगर क्या करते हैं, बाय द वे t करते हैं, ये वैल्यू 1/20 है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, और यहाँ क्या होने जा रहा है dt/dx, यही होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से dt की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे सामने, dt इज गोना बी, ध्यान देंगे ये होने जा रहा है x डिवाइडेड बाय ऑफ 10 dx, यही होने जा रहा है। तो अगर dt की जो वैल्यू समझ में आ रही है, वैसे dt नहीं dx की वैल्यू निकालो, चलो dx की जो वैल्यू समझ में आ रही है, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10, ये होगा 10 dt डिवाइडेड बाय ऑफ x, डिवाइडेड बाय ऑफ x। x की वैल्यू क्या है बस ये जान लो, x की वैल्यू यहां से अगर निकालना चाहोगे तो 20 को पहले ट्रांसफर करना होगा, ये होगा रूट ओवर 20t, द कंप्लीट 20t, नो, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं करना है मुझे, dx तो वैसे ही का वैसा रहेगा, यहां से केवल x की वैल्यू फीड करनी थी और वो वैल्यू होने जा रही है रूट ओवर 20t, ठीक है। तो अब मैं केवल यहाँ पर रिप्लेसमेंट्स करूंगा। रिप्लेसमेंट्स क्या होने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन t की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 के लिए t की वैल्यू भी 0 है, इवन हायर के लिए भी क्या है सेम है, ये वैल्यू होने जा रही है e टू द पावर माइनस t, ठीक है। और dx की जगह में जो आप रखने जा रहे हो वैल्यू 10 को आप बाहर निकाल लो, रूट 20 को भी बाहर निकाल लो, यहां केवल एक वैल्यू बचने जा रही है, वो होने जा रही है t टू द पावर माइनस हाफ dt, ठीक। आप अगर इसको कंपेयर करते हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गामा से, तो ये होने जा रहा है 10 डिवाइडेड बाय ऑफ रूट 20
गामा n-1 की जगह में कितना है, -12 है, तो n-1 1 अगर राइट में जाएगा तो ये क्या होगा, गामा ऑफ हाफ, क्या होगा, गामा ऑफ हाफ। तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू रूट पाई। तो यार रूट 4 को आप बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट पाई, ये हो जाएगा 5 एंड पुट टुगेदर इज गोना बी रूट 5 पाई, रूट 5 पाई, द आंसर इज गोना बी बी। तो आपको मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम करते आना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? सो द पार्ट 1 ऑफ द इंटीग्रेशन इज ओवर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।